And thank you, Alek. Thank you so much for moderating this discussion for us and hosting this panel. With all honesty, it's get connected to you all personally. I think we are part of the ecosystem, and it's our responsibility together to take this forward. Thank you to the Vana team and Vartika especially for coordinating everything. Also wanted to let you all know that there'd be two representatives from FPOs joining us. So some of the conversation or most of the conversation will be in Hindi. Hope that's okay. How did you come into the space? Why was this interesting for you? And then, what is exciting? Continue to excite you in this, climate now agriculture kind of intersection. So Alek, thank you Vartika for मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने अपनी पढ़ाई 12th के बाद मैं 12th तक कानपुर में रहता था, यूपी में, और उसके बाद मैं यूएस चला गया पढ़ने के लिए, स्टैनफोर्ड। और जब मैं स्टैनफोर्ड में लास्ट ईयर में था तब मैं वापस इंडिया आया और ये सोच के आया कि यहाँ पे कुछ करना है। उस टाइम लिबरलाइजेशन कुछ नहीं था, और जब मैं कानपुर में वापस आया और हमारा घर जो है एग्रीकल्चर कॉलेज के पास था, तो हमारे तो काफ़ी लोग जान पहचान के थे, तो वहाँ पता किया तो लोगों ने कहा कि डेयरी का जो है बिज़नेस वो अच्छा बिज़नेस है। उस टाइम सिर्फ अमूल का नाम था और कोई किसी को जानता नहीं था। कानपुर में लोग दूध बगल के चट्टे से खरीदते थे, ये सब कोई जो है सिस्टम नहीं था कि पैकेज मिल्क मिले आपको, ये सब कुछ नहीं था। तो मैंने 87 में, ये 1987 की बात है, मैंने जो है ये डिसाइड किया कि मैं एक डेयरी शुरू करूँगा कानपुर में। तो मेरे फादर ने मेरे से कहा कि मैंने तुमको स्टैनफोर्ड नहीं भेजा था दूध वाला बनने के लिए, तुम वापस जाओ अपना MBA करो। तो एनीवेज लंबी कहानी है, तब वहाँ से शुरू हुई। और आज भी लोग, मेरे घर वाले मेरे से मजाक में यही कहते हैं कि तुम जो है एग्रीकल्चर में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि हमने तुम्हें दूध वाला नहीं बनने दिया। पर इसकी कहानी जो है, मैं जब वापस आया, फाइनली जब इंडिया वापस आया 2000 में, और मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट्स में मेन एरिया हम लोग का 2 फोकस था। एक तो डिजिटाइजेशन जो हो रहा था इंडिया में, और दूसरा जो क्रॉस बॉर्डर सर्विस चल रही थी कि इंडिया से आप कंपनी शुरू करिए और ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ग्लोबल लोगों की ज़रूरत के लिए उसमें कस्टमर केयर सर्विस शुरू की, उसमें ई-लर्निंग सर्विस शुरू की, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, ये सब तरह तरह की सर्विसेज बन रही थी। और उसमें मैंने इन्वेस्ट भी किया और मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी भी बनी। लेकिन दिमाग में एक चीज़ थी कि हमारे भारतीय किसान जो हैं उनमें और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जाके जनरल इलेक्ट्रिक के लिए क्यों काम कर सकता है, JP मॉर्गन के लिए क्यों काम कर सकता है, हमारा किसान जो है वो क्यों नहीं काम कर सकता है बाहर के देशों में अपनी उपज बेचने के लिए। और उसका मेन कारण जो है वो ये है कि जब कंपनियां बनी, इन्फोसिस बनी, जब विप्रो बनी, सब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे देश के जो लोग थे उनको सिखाया कि कैसे आप जो है डेवलपिंग करिए जिससे कि हाई क्वालिटी चीज़ बने और टाइम से बने। तो द 2 things that the software industry did was they actually improved the quality of delivery and the timeliness of delivery, and they created what was called a market linkage, right? So there was a market linkage between the US customer and the Indian software developer through a Infosys। तो वो Infosys बीच में बैठ के ये कह रहा था, आप हमारे ऊपर डिपेंड करिए, हम आपको टाइम से सप्लाई करेंगे और ठीक चीज़ सप्लाई करेंगे। तो मैंने ये देखा कि ये अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ कर सकते हैं तो किसान के साथ क्यों नहीं कर सकते। तो ये 2005-6 की बात है। उस टाइम एक एंटरप्रेन्योर मिला, समीर मेहरा मेरे पास आए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बहुत पॉपुलर हो गई है। होल फूड्स करके एक दुकान है US में, होल फूड्स में बहुत सब कुछ ऑर्गेनिक मिलता है। ही हैड स्टडीड इन अटलांटा, वहाँ पे अटलांटा में, जॉर्जिया में पढ़े थे। तो बोले कि वहाँ मैं होल फूड्स में गया, शेल्फ देखी, भारत का कोई सामान नहीं था। फ्रांस से सामान है, इटली से सामान है, चाइना से सामान है, लेकिन इंडिया से कोई सामान नहीं है। क्यों नहीं है?
तो वो ही केम बैक, यहाँ वापस आए 2003 की बात, 2002 2003 में, तो उन्होंने जो है सुमिंतर शुरू की। और मेरे हमसे जब मिले तब उनका मेन काम जो है वो ऑर्गेनिक कॉटन का था। तो अपना सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया था और वो सप्लाई कर रहे थे मार्क्स एंड स्पेंसर्स को, सीएनए को, ऐसे यूरोप में काफ़ी कंपनीज को ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई कर रहे थे। और हमारे पास आया और ये कहा कि इसको बढ़ाना है, और कॉटन से ज़्यादा जो हम खाते हैं, जो पदार्थ हम खाते हैं, उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक की ज़रूरत है। तो उसका अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, तो उससे शुरुआत की। टुडे सुमिंतर इज़ वर्किंग विद अबाउट 1.5 लाख फार्मर के साथ काम करते हैं। और मतलब उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 5 लाख एकड़ ज़मीन पे काम हो रहा होगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। उसके बाद उन्होंने इथियोपिया में काम शुरू किया, युगांडा में काम शुरू किया। और मैं उसके बारे में, आप चैलेंजेस की जो बात करेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि उन्होंने क्यों शुरू किया। मतलब इंडिया में काफ़ी स्कोप था लेकिन उनको बाहर जाना पड़ा, और उसका भी रीज़न है। उसके बाद मैंने देखा कि सुमिंतर जब काम कर रहे हैं तो उसके लॉजिस्टिक्स, उसका उसका गोडाउन, उसका वो सब कौन मैनेज कर रहा है। उसमें फिर रियलाइजेशन हुई कि उसमें भी साइंटिफिक सोल्यूशन चाहिए। उसमें जो है वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उसमें ढंग से सामान, क्वालिटी मेंटेन करनी है तो ढंग से सामान स्टोर करना पड़ेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में फिर सोहनलाल में इन्वेस्ट किया 2012 में, और 2010 में। और सोहनलाल में भी देखा उसको, फिर बढ़े। अब वो उनके पास पूरे देश में 8,000 वेयर हाउस हैं, सब जगह काम कर रहे हैं और अपनी साइंटिफिक प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने देखा है तरह तरह की, मतलब हर एक उस पर जो है दिखता है कि अपॉर्चुनिटी है। अब आपके साथ फार्मार्ट में भी काम किया है, मॉडल कितना चेंज हुआ है, कितना बढ़ा है। और अब रिसेंटली एक दो कंपनियों और सब शुरू किया है, एक इकी है। तो अब देख रहे हैं कि कंट्रोल फार्मिंग में, ग्रीन हाउस फार्मिंग में, उसमें भी जो है बाहर के देशों में जो काम चल रहा है, उसमें एनर्जी यूसेज बहुत ज़्यादा है, उसमें पानी का यूसेज कम नहीं हुआ है। तो जब ये इकी वाले हमारे से मिलने आए तो उन्होंने यही कहा कि हमें भारत की सब्जी उगानी है और उसको कम एनर्जी यूज़ करके और कम पानी यूज़ करके उसको उगाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी फिर से भारत के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास बिजली की दर ठीक है फार्मर के लिए कम है, लेकिन जब आप उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे करेंगे तो इंडस्ट्रियल बिजली का खर्चा आता है। तो अगर बिजली खर्चा अगर बढ़ जाता है, और ये बढ़ेगा ही, मतलब यहाँ पर एफपीओ के लोग हैं, उनको भी मैं ये कहूँगा कि ये सोच के कि बिजली हमेशा मुफ्त रहेगी, वो नहीं होगा। कभी ना कभी बिजली का खर्चा आएगा। लेकिन हमको ये सोच के चलना है कि हम अगर बिजली इस्तेमाल कर भी रहे हैं तब भी हमारे पास जो है मौका है कि हम कम बिजली इस्तेमाल करके उतनी उपज करें, ज़्यादा उपज करें। इसलिए जो है ये इकी में हमने इन्वेस्ट किया। तो ऐसे ही हम और भी ऐसे देख रहे हैं और लोगों के साथ काम करेंगे। थैंक्स संदीप जी। मैं आपने जैसे बोला कि ट्रू कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर हम एक्चुअली मेजर ही नहीं करते हैं। तो हाँ जैसे जैसे मेरा एक एग्जांपल है, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है यार कि हम बासमती एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिकॉज एनर्जी से आप पानी यूज कर रहे हो, पानी से आप लो कॉस्ट कर पा रहे हो, तभी कंपेटिटिव हो पा रहे हो मार्केट में। तो बिल्कुल। बिल्कुल, तो आपने सही बात करी। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अभी नेक्स्ट पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए पुष्पेंद्र जी हैं हमारे साथ, जो प्रफुल्ल एग्री एफपीओ के साथ है। पुष्पेंद्र जी, आप हमें सुन सकते हैं? आप म्यूट पे हैं वैसे तो। जी जी हेलो। नमस्ते। हाँ जी, मैं नमस्ते पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र जी। टेक्निकल एफपीओ बाराबंकी। हाँ, पुष्पेंद्र जी के मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर पुष्पेंद्र जी जी आप जी आवाज जाएंगे। हाँ, आवाज आ रही है आपकी हमारे को, हम बस आपको देख नहीं सकते, बट बाकी सब ठीक है। आवाज आ हाँ जी, ओके आ ओके। रही है। तो पुष्पेंद्र जी बहुत ही इंटरेस्टिंग एफपीओ रन करते हैं। इनका एफपीओ का नाम है प्रफुल्ल एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। करीबन 600 किसान और 1200 हेक्टेयर अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में ये काम करते हैं। एंड इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रही है। मतलब जब एफपीओ की मूवमेंट शुरू हुई थी करीबन 5 या 7 साल पहले, वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं जिन्होंने ये एफपीओ स्थापित किया।
और आज मतलब एग्रीकल्चर में आपको पता है लैंड होल्डिंग मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर से कम है, तो इतने सारे किसानों को एकजुट करके एक पावरफुल एफपीओ स्टोरी बनाना अक्रॉस 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट। तो प्रफुल्ल जी, आपसे थोड़ा बहुत आपकी स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी क्या मोटिवेशन रही, कैसे आपने इतने सारे किसान जोड़े और इतना सक्सेसफुल एफपीओ आपने शुरुआत शुरुआत किया, और उसी उसी के बीच में आपने कैसे क्लाइमेट एग्रीकल्चर ऑल्टरनेट रीजनरेटिव फार्मिंग में इतने सारे किसानों को कन्वर्ट किया। बिकॉज मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि मुझे बहुत लोग शुरुआत में बोलते थे यार कि किसानों की आप ना आदत नहीं बदल सकते। मतलब उनको जो ठीक लगता है वो वो उनको ही ठीक लगता है। जब वो दूसरों को देखेंगे कि उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर वो सडनली जल्दी चेंज कर लेते हैं, राइट। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सर आपका कैसे आपने इन लोगों को एकजुट करके रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म किया, और हम उससे क्या सीख सकते हैं आपके जी एक्सपीरियंस से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रफुल्ल जी, हम सुन सकते हैं आपको। हाँ जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। किसान के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता है, किसान को समझाना इतना आसान नहीं होता, जबकि स्मॉल जो होल्डर किसान होते हैं उनको समझाना तो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जब हम शुरुआत के दौर में जब हम शुरुआत में तो हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है अपना वीडियो ऑफ कर कोशिश दीजिए। हुआ है, आपका आप पुष्पेंद्र वहां जी, आपका से मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे देश। पुष्पेंद्र जी, आप वीडियो ऑफ करेंगे, आपका ना आवाज हमें और क्लियर आएगा। तो थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है, बट हाँ। ओ, ठीक है, ठीक है। जब मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया कि जब मेरी ज्वाइनिंग आर्मी में नहीं हुई तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे देश की सेवा करना है। वो देश की सेवा कैसे करनी है वो मुझे नहीं पता था। फिर भी मैंने एक अपना सपना संजोया और खेती में गए, जहाँ पे मैंने लगातार 2 साल अपने खेत पे फार्मिंग की। जहाँ पे मुझे लगा कि किसानों की मेहनत तो बहुत बहुत ही अकल्पनीय है। जहाँ पे हमने देखा कि किसानों की ये कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, जबकि ये जो बिक्री दर होती है ना वो बहुत कम मिल रही है। जहाँ पे बिचौलिए बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और किसान नाम मात्र का पा रहे हैं। वहां पे मैंने सर्वप्रथम तरबूज और खरबूजे की फसल लाई। यहाँ पे मल्चिंग विधि से, आप प्लास्टिक मल्चिंग आप देख रहे हैं, उसको लाकर किसानों तक पहुंचाया। अच्छा बीज किसानों तक पहुंचाया और वहां से तरबूज और खरबूजे पे मैंने काम किया। आज के दिन बाराबंकी में अगर हम माने तो कम से कम 200 हेक्टेयर पे तरबूज खरबूजे की खेती हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत कॉस्टली होता है तरबूज खरबूजे का बीज। जो मेरा एक नोनियो सीड्स है, ताइवान कंपनी, जिसका कॉस्टली सीड होता है, जो कि मैंने वहाँ के स्टेट मैनेजर से बात करके वहाँ किसानों को सस्ते दर पे तरबूज और खरबूजा का बीज दिलाया। और जबकि जहाँ तक मल्चिंग की बात आती है, मल्चिंग की कंपनी कई कंपनी की आ गई है, बट अभी तो जहाँ तक जितना सस्ता हो सकता है किसानों तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। साथ ही में इफ्को के साथ में जुड़ के किसानों को जितनी अच्छी से अच्छी खाद मिलके जोड़ के किसानों तक पहुँचाया, जिससे किसान मेरे से लगाव करने लगे और किसान हमसे जुड़ते चले गए। साथ ही में मैंने एक क्लाइमेट पे काम किया, जहाँ पे कृषि विभाग के साथ में मिलकर मैंने क्लाइमेट पे, जैसे ढांचा हो गया, इस तरीके की खाद का प्रयोग करवाने लगे। इसके बाद में क्लाइमेट में अभी प्रेजेंट टाइम में इस साल की मैं बात करूँ तो ड्रिप इरिगेशन, जैन ड्रिप इरिगेशन के साथ में मैंने पर्यावरण क्लाइमेट भी बचाया है, साथ ही में जल का भी बचाव किया है। जो कि मैंने 1 एकड़ पे किया हुआ है, आपका ड्रिप से धान की बुआई की हुई है। जो कि एक बहुत बड़ा, मतलब कि कह सकते हैं ये मुश्किल काम है। जो धान की खेती हो, जो सबसे ज्यादा पानी मांगती है, उसको मैंने सक्सेसफुल तरीके से मैंने 1 एकड़ का धान जो पैडी होता है वो मैंने तैयार किया है। वो काफी अच्छा है और हर जगह इसकी सराहना हो रही है। इसके साथ में अगर हम कहें कि किसान के साथ में जुड़ना, किसान के साथ में जुड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। किसान की भावनाएं को
अधिकारी या फिर कोई भी जाता है, वो किसान के भाव में नहीं समझता, वो अपनी बात कहता है। किसान की बात सुनिए, किसान कितना मेहनत कर रहा है उसकी बात सुनिए, फिर किसान अपने आप से जुड़ने लगता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पिछले साल अगर हम कहें कि क्लाइमेट पे, तो सोलर का जो मेरा लक्ष्य था वो 4 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का, किसान की लागत में कमी आएगी। अगर सोलर का स्थापना अगर किसान को कराया जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर भी सरकार करा रही है। और इस बार का लक्ष्य अगर देखें तो हमने 10 सोलर अपने एफपीओ के माध्यम से उनका किसान सरकार के साथ में मिलकर उनका स्थापना करवाया। इस तरीके से कुछ अभी मेरा काम चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी पुष्पेंद्र जी, और हमें काफी अच्छा लगा आपसे सुन के कि कैसे आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल चुना बेसिकली, जिसमें आपने हर जो भी किसान को लास्ट माइल सर्विसेज की जरूरत होती है, और वही सर्विसेज जो उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा नज करती है, आई थिंक वो सर्विसेज आपने लॉन्च करके उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, जो मतलब जिसकी वजह से वो ये काम आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड बिकॉज आप ग्राउंड पे रहते हैं और आपका एक एक ट्रस्ट खुद फार्मर है, तो आई थिंक वो ऑटोमेटिक एक ट्रस्ट जो आपने बनाया धीरे धीरे अच्छी सर्विस देके, वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है मेरे हिसाब से मुझे समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में इंट्रोड्यूस करूंगा मिस्टर हिशम मंडोल को। इनकी भी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है मेरे हिसाब से, जितना मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। मैंने कभी हिशम से खुद पर्सनली तो मिला नहीं हूँ, पर पहले के कुछ साल उन्होंने एचयू में काम किया, फिर 8 साल आईटी सर्विसेज में काम किया। जो संदीप जी बोल रहे थे कि इन्फोसिस में कैसे भारत के इंजीनियरिंग टैलेंट को यूएस के इंजीनियरिंग टैलेंट से लिंक किया और ग्लोबली अब लिंक किया, वैसे ही उन्हें 8 साल पहले आईटी सर्विसेज में काम किया, और फिर एक डिफरेंट ही डायरेक्शन दे दी टूवर्ड्स क्लाइमेट एग्रीकल्चर, सॉरी मोस्टली क्लाइमेट एग्रीकल्चर। एंड मैडम मेरे को वो समझना था कि सर कैसा वो एक मोमेंट आया आफ्टर ऑलमोस्ट 14 years ऑफ डूइंग आईटी सर्विसेज, कि आपको लगा कि यार ये मार्केट में मुझे पैशनेटली काम करने में इंटरेस्ट है। एंड करंटली ही इज द चीफ एडवाइजर टू द एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, एनवायरमेंटल डिफेंस फंड। तो थोड़ी बहुत उसके बारे में सर चर्चा करेंगे और आपसे समझेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ऑफ शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज। और एंड थैंक यू अलक एंड वर्तिका, और सबको भी नमस्कार। पहली बात मैं ये बताऊंगा कि मुंडोल जो है ना, जो मेरा नाम है, वो सरनेम, वो एक गांव है केरला में, नॉर्थ केरला में, जस्ट कर्नाटका का बॉर्डर का साउथ में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मातृभाषा मलयालम है, हिंदी नहीं है। तो पहले से मैं सबसे माफी मांगता हूँ कि अगर मैं उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिया हिंदी में तो माफ कर देना। जितना आपको हंसना आप हंसो, अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे इंटरप्ट करके पूछ लो कि आप क्या कहने चाहते थे। हाँ, जैसे अलग ने कहा कि मैंने शुरुआत किया करियर बिजनेस साइड में, हिंदुस्तान लीवर, एक्सेंचर, इन्फोसिस वगैरह। और 15 साल पहले एक दिन मैं घर पे बैठा था और मैं ये सोच रहा Excuse me, I'm not getting voice. Whether there is problem in voice for everyone, or this problem is with me only. सर आपका नाम सर एक बार, सॉरी, ये मुकेश जी। हेलो सर, आप म्यूट पे हैं। म्यूट पे। हाँ जी सर, आवाज ठीक आ रही है। मे बी एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करने की कोशिश करिए तो आपको क्लियरली आ जाएगी। सॉरी मिस्टर हिशम, प्लीज कंटिन्यू। नो वरीज। तो ये मैं कह रहा था कि एक दिन मैं घर पे बैठ के सुबह चाय पी रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में 1 साल काम करूंगा, थोड़ा मतलब देखते हैं क्या है उस सेक्टर में। वो 1 साल तो हो गया, 15 साल तो उस प्लान में थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन रास्ते में 2 साल मैं सरकार के साथ काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ में, नैको एड्स कंट्रोल डिवीजन था। और उसके बाद 2 साल में था विकीमीडिया फाउंडेशन। आपने शायद विकीपीडिया सुना होगा, जो ऑनलाइन एक एनसाइक्लोपीडिया है। और फिर 6 साल में चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन पे काम किया। ये है एक नॉन प्रॉफिट, जैसे आपने गेट्स फाउंडेशन का नाम सुना होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। ये मतलब उसके हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन
डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रांट जो देते हैं ना, ये है सिर्फ। और पिछले 3 साल में EDF में हूँ, एनवायरमेंटल डिफेंस फंड। जैसे अलग ने कहा कि नाम तो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत खतरनाक नाम है, लेकिन हम फौज का कोई कनेक्शन नहीं है। ये है एक NGO, नॉर्मल NGO, इंटरनेशनल NGO है, और हमारे पास एक छोटा सा टीम है इंडिया में। और हमारा ये अप्रोच है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कहाँ कहाँ गैप्स है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। तो जैसे एग्रीकल्चर में हमें मालूम है कि साइंटिफिक गैप्स अभी भी है। फर्टिलाइजर पे कितना फर्टिलाइजर यूज होना चाहिए, कौन सा क्रॉप और कौन सा रीजन के हिसाब से। डेयरी में हमने बहुत प्रोग्रेस किए थे, मतलब ऑपरेशन फ्लड के हिसाब से NDDB बन गया, अमूल बन गया वगैरह, लेकिन अभी भी हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। तो हेल्थ फीडिंग प्रैक्टिसेस में क्या साइंस होना चाहिए ताकि मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और पानी का जो जितना ज्यादा प्रेस कवरेज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, कि एग्रीकल्चरल का ग्राउंड वाटर में ऑलमोस्ट नेशनल इमरजेंसी का लेवल पे है। और बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, मनरेगा में कुछ है, NRLM में कुछ है, लेकिन उसका साइंस क्या है। अगर इस गांव में ये है कंडीशंस, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए। और चौथा एरिया है फिशरीज में, जो बहुत ही बहुत ही बड़ा सेक्टर है। एक चीज तो है, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर है, लेकिन उसमें जितना साइंस और टेक्नोलॉजी आना चाहिए ताकि फिशिंग और प्रोडक्टिव होगा और सस्टेनेबल होगा, वो हम लोग उस टाइप का एरियाज में हम लोग काम करते हैं। थैंक यू भूषण जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट देवरंजन सर के पास। देवरंजन सर का भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। वो सत्ता कंसल्टिंग में एक पार्टनर है, और सत्ता कंसल्टिंग में ऑल कंसल्टिंग में ओवर 17 इयर्स या 18 इयर्स की जर्नी दिख चुके हैं, फ्रॉम वेरियस स्फीयर्स और इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और इन्होंने रिसेंटली, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, इन्होंने एक SKI नॉलेज इंस्टीट्यूट भी शुरू किया है, जो स्पेसिफिकली वाटर efficiency frameworks develop कर रहा है for global access from every kind of farmer bases और organization जो access कर सकती हैं। तो देवन जी, फर्स्टली सर, जस्ट लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, और कैसे आपने SK इंस्टीट्यूट को स्थापना करने की एक पहल सोची, और कैसे ये मास्टर्स तक पहुंचाया जा सकता है। जो आपकी वाटर एफिशिएंसी की बात करें, जैसे हिशम सर ने बोला कि वाटर इज काइंड ऑफ दी, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, वाटर इज दी biggest challenge we face from a food security standpoint. ये agriculture की बात नहीं है, ये this is about existence of this country which is growing at a very rapid pace, which has a lot of population and food requirements. So I would love to hear about your experience and how that has helped you kind of shape your perspective of the world. Thank you, Alec, Vatika, for inviting me. और मेरा जर्नी इनफैक्ट ऐसा है कि लाइक वर्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा हुआ है। लाइक आई थिंक आई स्टार्टेड माय 10+2 के बाद जब हम प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे IIT और मेडिकल्स की, इंजीनियरिंग मेडिकल्स की, आई थिंक उस टाइम पे आई हैड ऑप्शन ऑफ जॉइनिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा था, जब मुझे वहाँ पे उस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज में एग्रीकल्चर डिग्री परस्यू करने के लिए मिल रहा था। My father also was working as a director in Department of Agriculture in Government of Odisha. और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं एग्रीकल्चर पढूं। मुझे लगता है कि जो डिसिप्लिन में शायद फादर या होते हैं वहाँ पे वो नहीं चाहते हैं कि सेम डिसिप्लिन करे, एक्सेप्ट लाइक डॉक्टर्स और कुछ लाइन्स पे। बट आई थिंक आई वाज थिंकिंग कि लाइक मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है। उस टाइम पे एक क्रेज हुआ करता था कि आई थिंक अगर आप करोगे तो आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेजेस थिंग्स लाइक आई थिंक अच्छा बेटर है वहाँ पे। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग इन ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में 99 में 4 इयर्स का मैंने वहाँ पे एग्रीकल्चर डिग्री किया। उस प्रोसेसेस में मैंने वहाँ पे साइंस को समझा कि एग्रीकल्चर साइंस क्या है और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके वहाँ पे। बट उसमें मुझे एज ए थोड़ा इंक्विजिटिव पर्सन हूँ, मुझे थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेशन ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने कहा कि यार ये समझ तो लिया, बट बहुत सारी चीज़ें मैं डिपार्टमेंट में देख रहा था पैरेलली। जब मैं मैच्योर हो रहा था डिग्री में, तो देख रहा था कि मैं
कि बहुत सारी चीजें मुझे लगता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, कैसे ये हम यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी डेवलप तो करते हैं बट फार्मर के पास आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पहुंचता है, और क्या गैप्स भी हैं। तो डाटा को लेके मुझे थोड़ा रिसर्च को थोड़ा समझना था। देन आई डिड कंटिन्यू विद माय मास्टर्स इन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे 2 साल का किया। बहुत सारी चीजें डाटा लेंस में समझा कि डाटा क्या है, कितना डाटा अवेलेबल है, लेकिन कहाँ पे गवर्नमेंट डाटा। प्राइमरी डाटा हम जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लेटेस्ट डाटा हमेशा, आज अगर बेस शेयर हम आज कोई स्टडी कर रहे हैं तो 4 साल पहले के डाटा हुआ था। तो वो स्टडी किया, फिर उस टाइम पे एक ऑप्शन मुझे मिला कि मैं स्टेट बैंक में अदर एज ए पीओ जाता, वहाँ पे 2005 था ये। वहाँ पे एक जॉब ऑफर मिला। सेम टाइम पे मुझे ऑफर मिला था कि एमबीए एग्री बिजनेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एज यूजुअल मैं पूछा घर में, माय फादर इज एक्चुअली हैज गिवन मी फ्रीडम, करियर चॉइस मुझे हमेशा मेरा ही रहता है, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। तो फिर मैंने जो भी कंसल्टेशन एलुमनी से बात किया, फिर उन्होंने कहा कि जॉब तो हो जाएगा, आई थिंक मुझे थोड़ा पढ़ना है मैनेजमेंट साइड में एंड अंडरस्टैंड दी आई थिंक मैनेजमेंट एक्सपेक्ट। तो फिर मैं नियाम गया 2005 में, और वहाँ पे मैंने स्टडी किया 2 ईयर्स एमबीए किया। वो एक गेम चेंजिंग था कि मैं तब तक इकोसिस्टम को थोड़ा लार्ज स्केल में मुझे समझ में आया वहाँ, बिकॉज going to that I think Premier Institute, talking to alumni, lot of I think good professors, we have like visiting faculty from various schools also. तो वहाँ पे एक्सपोजर मिला कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम से बिजनेस साइड्स, लॉट ऑफ लाइक चेन्स आर देयर। और मैं पीछे की पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा था स्टडीज को वहाँ पे कि कहाँ पे गैप है। एक डिपार्टमेंट एंगल मैंने देखा, एक रिसर्च एंगल देखा, एक बिजनेस एंगल देखा, और ये सारे को करके देन आई वाज फिगरिंग आउट। मैं कमोडिटी में भी तब इंटेंसिव कमोडिटी में कर रहा था, तो आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑल दी सेक्टर्स। Fortunately, then I think, fortunately, unfortunately, don't know, I got like a highest placement उस टाइम पे 2007 पे, but I joined in ICICI Prudential जहाँ पे जीरो एग्री था। तो I was part of the pure finance of the insurance company. तो my job was, मैं मुंबई में ज्वाइन किया, then in राजस्थान, बट वहाँ पे कुछ भी एग्रीकल्चर का नहीं था। वहाँ पे पूरा प्योर फाइनेंसिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, पीपल मैनेजमेंट, ये सारे एक्सपेक्ट्स वहीं पे आए। और जहाँ पे मुझे एग्रीकल्चर का बिल्कुल नहीं, मेरे बॉसेस, मेरे काउंटर पार्ट जो ब्रांच मैनेजर थे 8-8 साल सेल्स और एफएमसीजी में थे, और मैं बिल्कुल ही नहीं जानता। और मैं एग्रीकल्चर को वहाँ पे, फिर मैंने सोचा आई थिंक आप कैंपस से आए हैं, लेट डू। आई थिंक वहाँ पे मैंने काम किया, बहुत सारे लर्न किया मैंने ओवरऑल एफिशिएंसी को लेके, जो मैं बाद में बहुत सारे टाइम जब मैं सेक्टर में आया, डेवलपमेंट सेक्टर में, तो मैं उसको हमेशा लोगों को गाइड करता हूँ या इम्प्लीमेंट करता हूँ कि मैंने एफिशिएंसी सीखा, पीपल मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स पीपल मैनेजमेंट इन अ वेरी एग्रेसिव सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, वो मैंने किया। एंड आफ्टर 2.5 years देन मैंने रियलाइज किया, मैंने सारे पढ़ाई तो एग्रीकल्चर में किया, बट काम कर रहा हूँ प्योर फाइनेंसिंग में, जहाँ पे कुछ मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ एग्रीकल्चर का, एंड आई वाज मिसिंग दैट वेरी बैड। तो मैंने वहाँ पे उसके बाद मैंने कैरियर शिफ्ट किया कि मैं जाके अभी मुझे एग्रीकल्चर में काम करना है, एंड विद हैवी कंपेंसेशन रिडक्शन, बिकॉज उस टाइम पे सीटीसी वाज वेरी हाई उस टाइम पे। वहाँ पे जाके, और मैं जब चेंज किया, पीपल से किया तुम्हारा तो यार फाइनेंस बैकग्राउंड है, तुम्हारा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, आई डू नॉट नो, लाइक आप एग्रीकल्चर में पढ़ाई किया है बट यू डोंट हैव लाइक कनेक्शंस देयर। तो फिर मैंने वहाँ पे आई थिंक मैंने कहा मैं अभी इसमें लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ। देन आई स्टार्टेड विद एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, ग्रास रूट में जाके काम किया, कंधमाल में गया, वहाँ पे यूएनडीपी का असाइनमेंट था, उनका स्ट्रेटेजी बनाना था, वेरी रिमोटेड पार्ट, एंड बट आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट। मुझे नहीं पता था, देन वी एक्चुअली वर द फर्स्ट, मेरा फर्स्ट असाइनमेंट वहाँ पे, वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट जो एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज के हिस्ट्री में, वी क्लोज द प्रोजेक्ट आई थिंक मच बिफोर द टेन्यूर, बिकॉज वो इतना एफिशिएंट, मजा लगता था काम करने में और टीम के साथ वहाँ पे, दैट एफिशिएंसी, द एनर्जी ऑफ लाइक वर्किंग इन एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा पैशन था वहाँ पे। तो वो एक वहाँ से ग्रो किया। उसके बाद मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में सिमिलरली, आई थिंक जब संदीप सर बोल रहे थे दैट एक्सपोर्ट इंडिया टू एक्सपोर्ट, वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारे कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे थे, स्पेशली ग्रेप्स में। तो वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट थ्रू मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, ग्लोबल गैप, कैसे हम वहाँ पे सर्टिफिकेशन के प्रोसेसेस में मिनिमाइज करें, और मैंगोस फार्मर्स, ग्रेप्स फार्मर्स, बाकी भी जो हमारे 5 टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटी था, उसको हम काम कर रहे थे कि कैसे रिजेक्शन कम हो पोर्ट में, यूएस में और यूरोप में। तब हमने इनफैक्ट इंडिया गैप डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम हम एनएचबी के भी साथ उस टाइम पे हमने काम किया, और हमने इंडिया गैप डॉक्यूमेंट डेवलप किया। तो वहाँ पे एक वैल्यू चेन का लेंस में काम किया। देन आई जॉइन मिचिगन, आई थिंक जॉइन टेक्नोसर्व व्हिच इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल INGO। वहाँ पे मैंने 8 साल काम किया विद वेरियस प्रोग्राम्स। आई वाज लीडिंग गेट्स फाउंडेशन का वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जहाँ पर हम एपीओ के साथ 2014 में हमने चालू किया बिहार में, रिमोटेस्ट पार्ट अराउंड पूर्णिया में जो, और ये सारे डिफरेंट एपीसी थे जब हम चालू कर रहे थे। एक तो वुमेन लेड था,
उसके बाद जो एनजीओ काम कर रहे थे वो चले गए थे, तो वो सब नेगेटिव बैलेंस शीट में थे। तो चैलेंज ये था कि एक फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी को रिवाइव कैसे करना है, बट साइमल्टेनियसली वुमेन्स इंक्लूजन भी दिखाना। वुमेन्स हैड टू टेक दैट। ये 100% फॉर्चुनेटली जीविका का वो हमारा क्लाइंट थे, जीविका को कैपेसिटी बिल्डिंग करना था, तो सारे मेंबर भी वुमेन फार्मर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी वुमेन है, ओनली द सपोर्ट टीम इज फ्रॉम जीविका। इस मॉडल में 2014 में जब मैं पहली बार पुणे में गया था और आरण्यक प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड में हमने वहाँ पे काम किया, एज यूजुअल उनका बेड एक्सपीरियंस था। आई थिंक बहुत सारे पुष्पेंद्र जी भी जैसे बोल रहे थे ना, स्टार्टिंग में कोई भी अगर पहले से अगर अच्छा काम नहीं हुआ है, उनका भी एक एप्रीहेंड उनका रहता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मुझे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरपर्सन जो दीदी थे वहाँ पे, उन्होंने बोला यार हमें से बहुत सारे लोग आते हैं, ज्ञान दे के चले जाते हैं। मैंने कहा कि आप मुझे 1 साल का समय दीजिए, मैं अगर नहीं कर पाऊंगा दीदी आपके पास मैं खुद आऊंगा, माफी मांगूंगा और वहाँ पे चला जाऊंगा, पर मैं कोशिश करने दीजिए। हमने वो ट्राई किया, काम किया वहाँ पे। 5 साल का प्रोजेक्ट था, मल्टीपल फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी को एस्टेब्लिश किया इन 2019। उस 5 साल में वो टर्नओवर तो वहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मन की बात में आरण्यक प्रोड्यूसर्स का कंपनी का एग्जांपल दे रहे। द ट्रांसफॉर्मेशन वी सी इज लाइक क्वाइट सस्टेनेबल नाउ। अपना ही मैन पावर वो रखे हैं। इनफैक्ट अभी वो बहुत सारी चीजें बनाना को एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल में, बहुत सारे डिविजन है, मेज का स्ट्रीमलाइन चैनल है। So that's what I think I got a lot of energy, work with multiple assignments, but this assignment I think was very very close to my heart, जहाँ पे कि मैं बिलीव किया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। That level of planning, efficiency, executions और फंडिंग सपोर्ट भी होना जरूरी है, बिकॉज आप इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी एकदम टर्नओवर करे, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए स्टार्टअप। एंड लाइक आपने जर्नी देखा है, सो यू कैन वेरी क्लोजली सी आई थिंक मैच्योर स्टार्टअप वर्सेस आई थिंक वेरी वल्नरेबल आई थिंक एपीसी जब स्टार्ट कर रहे हैं, उनके खुद के चैलेंजेस अलग हैं, बट अभी सक्सेस बहुत आ रहे हैं वहाँ पे। अभी हम एक एक करके कई सारे ऐसे सक्सेस मॉडल देख रहे हैं जिसके बेसिस में, चाहे पुष्पेंद्र जी एग्जाम्पल हैं और भी बाकी जो वहाँ पे, ये कॉन्फिडेंस दे रहा है बाकी लोगों को, और सेक्टर भी चेंज हो रहा है वहाँ पे। ये सब करते करते देन आई रियलाइज कि यार सब कुछ तो मैंने देखा और किया, बट मुझे उस टाइम टेम्प्टेड हो रहा था कि मैं प्रोजेक्ट मोड में कर रहा हूँ और स्केल में कैसे इन्फ्लुएंस कर। गेट्स फाउंडेशन स्केल में इन्फ्लुएंस कर रहे थे, मिलियंस ऑफ फार्मर्स, वर्ल्ड बैंक भी उस टाइम पार्टनर थे। तो मैंने कहा ये क्या करूँ, एंड देन आई रियलाइज, थोड़ा टेम्प्टेड हुआ कि अच्छा मुझे पॉलिसी साइड का, व्हेन आई एम डीलिंग विद ब्यूरोक्रेट्स, मुझे वहाँ पे लगा कि वहाँ पे मैं नॉलेज को और पॉलिसी को कैसे इंटीग्रेट करूँ, ताकि मैं एक 20,000 30,000 फार्मर के प्रोजेक्ट नहीं करूँ, मैं अपने नॉलेज को क्या मैं 100,000 फार्मर या उससे ज्यादा केसेस में इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। उस पैशन के साथ देन इन 2019 में मैं जॉन हॉपकिंस साइंस में ज्वाइन किया टू परस्यू मैं मास्टर्स इन इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी। 1 साल यूएस में रहा, वहाँ पे पढ़ाई किया वहाँ पे। एंड अगेन नॉट ओनली आई थिंक नॉलेज तो एक पार्ट है ही जहाँ पे पढ़ते हैं, पर नेटवर्किंग बहुत हुआ। लॉट तो ऑफ पीपल सर मैं स्टार्टेड लर्निंग। ये सारा आपने जो एक्सपीरियंस किया सर, ये कैसे एसकेआई ने आपके जो फोरम है सर उससे कैसे ट्रांसलेट हो रहा है और कैसे आप उसको डिसमिनेट कर पा रहे हैं टू द मासेस? श्योर। तो अलग उसमें ये हुआ कि जब मैं ज्वाइन किया सत्वा में, उस टाइम पे एग्रीकल्चर डिवीजन हमें बना, मतलब एग्रीकल्चर वाज क्वाइट आई थिंक स्टार्टिंग एट दैट टाइम। तो मेरा रोल था जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे डिवीजन क्रिएट करना था वहाँ पे। तब हमने 2 अप्रोच लिया था कि एक अप्रोच जो कंसल्टिंग आर्म लेगा, हम क्लाइंट स्पेसिफिक करेंगे, जैसे संदीप सर बोले तो सुमिंटर अभी हमारा क्लाइंट भी, हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कोई जो भी कंसल्टिंग आर्म होता है तो उसका क्लाइंट स्पेसिफिक एडवाइजरी है, बट हमने रियलाइज किया कि क्लाइंट स्पेसिफिक में आप लिमिटेड इम्पैक्ट अचीव कर सकते हैं, पर सत्वा प्योरली फोकसेस ऑन क्रिएटिंग लार्ज स्केल इम्पैक्ट। पर हमने देखा कि क्या अगर लार्ज स्केल इम्पैक्ट करना है तो कंसल्टिंग से नहीं, आपको एक ऐसा रूट पकड़ना है जहां पे आप लार्ज स्केल कर सकते हो। तो सत्वा नॉलेज इंस्टीट्यूट क्रिएट किया गया इन 2022 में, अर्ली 2022 में। वहां पे ऑब्जेक्टिव ये था कि पैसा तो लोगों के पास है, फिलैंथ्रोपी भी बढ़ रहा है, बट आज अगर पूछा जाए कि कौन से एरिया में काम करना है, मेनी ऑफ द पीपल आई थिंक डू नॉट नो, ट्रेडिशनल हम मॉडल फॉलो करते हैं। तो हमारा था कि अगर इम्पैक्ट स्केल करना है तो हमें बिग बेट्स लेने होंगे। कौन सा बिग बेट्स लेना होगा जिसके ऊपर हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सॉल्व करने के, इकोसिस्टम को एंगेज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि पब्लिक गुड को, ऐसा चीजें जो बाउंड्री वॉल्स में नहीं रहे, लोग इसको एक्सेस करें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, उसको लोग वहां पे करें। हमने 2 बिग बेट्स लिया एक बिग बेट्स लिया एग्रीकल्चर में कि वाटर और वाटर इज एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर। जैसे अभी जैसे हम बोल रहे थे, संदीप सर बोल रहे थे कि वाटर दिखता नहीं है, ये प्रॉब्लम सब लोग एक्नॉलेज करते हैं। आई थिंक हिसाम सर राइट बोला कि आई थिंक
ये सब लोग बोलते तो काम भी कर रहे हैं इंडिविजुअल, पर अभी तक हम पिछले 20 साल से वाटर माइक्रो इरिगेशन 20 साल हो गया उसका फीचर, पर तभी भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम अपने सेलिब्रेट करते हैं प्रोजेक्ट मोड। बड़े से बड़ा कंपनी भी वहां पे वो अपने प्लांट साइट में या कुछ वहां पे कर रहे हैं, बट कोलाबोरेशंस नहीं है। तो हमने कहा कि एक मिसिंग लिंक, क्योंकि ये इनविजिबल है, फार्मर्स को भी क्या लग रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, वो फॉरगेट अबाउट द पॉलिसी। मगर आज उनको को फार्मर को पता चले कि एक विलेज लेवल में, जीपी लेवल में, कि आज पानी का स्तर ये है, अब अगले साल पानी का स्तर ये हो, तो उनके पास चॉइस है। वो बहुत स्मार्ट है कि उनको ये राइस करना है या मिलेट्स करना है, देन दे कैन टेक ए जुडिशियस कॉल, Informed look. एक्सक्लूडिंग एवरी पॉलिसी क्या कर सकता है वो सब एडिशनल लेयर्स। तो हम अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमने डीपीआई देख लिया इंडिया में, डिजिटल पब्लिक गुड स्ट्रक्चर हो गया है, ओएनडीसी का एग्जांपल है, यूपीआई एग्जांपल हो गया। अभी हम ये काम कर रहे हैं कि वाटर डाटा को डीपीआई वाटर प्लानिंग करें, कि जितने भी Very डाटा है interesting. उसको कैसे, चाहे वो एक सिविल सोसाइटी काम कर रहा है, चाहे कोका कोला काम कर रहा है, वो डाटा और पब्लिक डोमेन में जो डाटा है, उस डाटा को एक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट किया जाएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग डाटा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उस डाटा को यूज करके वेरियस यूज केसेस कर सकते हैं, जैसे एग्री स्टेट का प्रिंसिपल्स। आप कोई एग्री इंश्योरेंस कर सकता है, आप उसमें से Correct. कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स अभी फॉलो कर रहे हैं लाइक वाटर में। Got it, got it. Very interesting, very interesting. मैंने भी एक्चुअली जब 2015-16 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया और मैंने डीबीटी आधार पेमेंट प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, जहां मैं सरकार के साथ मिलके बैंक अकाउंट्स खुलवा रहा था फ्रॉम अ बीसी नेटवर्क। मैं तब कभी कभी सोचता था यार, बैंक अकाउंट खोलने में इतनी दिक्कत हो रही है तो ये कहाँ से डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। और 5-7 साल आगे देखिए, जैसी वो इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस जागी लोगों में, आज मतलब यहाँ से गांव रेमिटेंस फ्री हो चुकी है ऑलमोस्ट, यहाँ पूरा लोग डिजिटल लाइक बेस सेट हो गया है, जिसकी वजह से ये इनोवेशन मेरी जैसी कंपनियां पॉसिबल भी है कि मतलब हम इस मार्केट में काम कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सो थोड़ा सा टाइम को स्क्वीज करते हुए हम लास्ट 2 अपने पार्टिसिपेंट्स और अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक हेमंत सर हैं। हेमंत सर को मैं पर्सनली नहीं मिला, पर किसी ने अगर एग्रीकल्चर में शुरू किया वो बिजनेस, एसवी एग्री का नाम सबसे पहले हम रिसर्च करके उसको समझते थे। बट हमारे कॉमन फ्रेंड भी हैं कुशल अग्रवाल जी, जो बेसिक जिसके माध्यम से मैं इनके बारे में बहुत सुनता हूँ। और इंडिया में अगर कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट और फूड पायनियरिंग फ्रॉम इंटीग्रेटेड मॉडल अगर किसी ने एक वैल्यू चेन में दिखाकर प्रूव किया है, वो हेमंत सर एंड उनकी टीम है। तो सर वेलकम टू टू द पैनल। और सर आपके बारे से समझेंगे सर, आपकी जर्नी काफी 14 साल की रही है, एंड यू आर फ्रॉम इरमा, विच इज अ लॉट ऑफ माय कॉलीग्स आर फ्रॉम इरमा, आई नो। वहां से आपके पीछे मिस्टर कुरियन सर की फोटो भी लगी है। तो सर आपकी क्या लर्निंग रही है वैल्यू चेन में काम करते हुए, और कैसे सर आपने पिछले 14-15 साल में या तो क्लाइमेट रेजिलेंट हो या सर वाटर रेजिलेंट हो, कैसे आपने वो फार्मिंग को इन्फ्लुएंस किया है, जिसके वजह से आज किसान जो आपके साथ शायद 4-5 साल पहले काम कर रहे थे, तो अब जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं सर, उसमें आपने क्या चेंज देखा है और कैसे वो चेंज लाई कैसे आप बेसिकली? बिकॉज मुझे पता है सर आप बहुत ज्यादा इनोवेशन उस मार्केट में करते हैं, वेदर इट्स फ्रॉम द सीड directly to market, selling and connecting to corporations and helping them actually source better and farmer increase their income, right? So सर वो पूरी जर्नी कैसी रही है और क्या आपने चेंजेस देखे ओवर द लास्ट 14 इयर्स, एंड हम ये कॉन्वर्सेशन अब क्यों कर रहे हैं और कैसे वो चेंज और भी ज्यादा मैसिव स्केल पे लेके आ सकते हैं? Yeah. So thank you, Alex, for inviting me and being part of the panel. And sorry, I was a bit late. See, basically coming to the point, see, क्या है मेरा जो मानना है कि हमें पूरा इकोसिस्टम अप्रोच लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम, इफ यू get a great variety, you grow great potato, but if you do not get its market, you don't store it right, the value can just dissipate, right? So unless until you link, and most of our markets are commodity markets. Unfortunately, in a commodity market, anyone who is trying to do something differently is discounted, right? So if I would have produced Charisma potato and brought it to a market would have actually not paid it even the market price. It would have discounted it, right? Whereas there is a customer who is ready to pay a premium. So unless until we link up both the ends and we give a ecosystem complete solution, it does not work. So in agriculture, we have to go with end-to-end solution now, which means multiple things. So which may mean a different variety. To give you an example, nowadays, it is not raining, it is pouring.
right? So we grow potatoes in Maharashtra, Karnataka, Bengal, and it rains there, or in Assam for that matter. Now, and earlier, potato is cultivated below the ground, right? So now when it rains too heavy, lot of potato rots. In fact, there are varieties which can rot up to 80%. In Maharashtra, varieties can rot 80%. Now, in that kind of a situation, farmer is left with nothing. So now we एक have एक to रिक्वेस्ट then, आई है, अगर अगर हिंदी में बात करें, हमारे साथ 2-3 एफपीओ भी हैं जिन्होंने हाँ रिक्वेस्ट हाँ भेजी ओके, है। हाँ तो हमारा जो अप्रोच रहता है वो पूरा इकोसिस्टम का रहता है कि एंड टू एंड जब तक हम काम नहीं करेंगे वो उसका कोई फायदा हम ले नहीं पाएंगे। हम अच्छा सीड लाए, हमने उसको सही से स्टोर नहीं किया तो भी खराब हो जाएगा। हमने उसको स्टोर कर लिया पर हम कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाए तो भी कुछ नहीं हुआ। तो जब तक हम टोटल एंड टू एंड नहीं जोड़ेंगे तब तक होता नहीं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और बंगाल, असम में जो है ग्रोइंग टाइम पे, हार्वेस्ट टाइम पे बारिश हो जाती है। इस साल बंगाल में स्टॉर्म आ गया था, अब की बार बहुत ज्यादा रॉटेज हुआ। महाराष्ट्र, कर्नाटका में कई बार 80% तक आलू खराब हो जाता है अगर बारिश ज्यादा आ जाए। इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ा? सब में पहले हम एक ऐसी वैरायटी लेके आए जो बारिश को थोड़ा सहन कर सकती है। तो आज जो 80% रॉटेज हो सकता है एक वैरायटी में, वो हमारी वैरायटी में 10 से 15%। उसके बाद में फिर उसका सीड बनाना, वैरायटी लाना, तो वैरायटी तो एक टेस्ट ट्यूब में आएगी, फिर उस टेस्ट ट्यूब से उसको सीड बनाना, फिर उसके अपने फार्मर को समझाना कि इसको किस तरह उगाना है, फिर उसे उगा लिया, फिर उसको स्टोर करना और कस्टमर तक पहुंचाना, जो कस्टमर उसको वही प्राइस दे या ज्यादा प्राइस दे जो दूसरी वैरायटी को देता है। जब तक हम इस सब को नहीं जोड़ देंगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम एक अच्छी वैरायटी ले आएंगे पर उसको कोई उत्पादन को नहीं खरीदेगा, उत्पादन को खरीदेगा तो कम रेट में खरीदेगा तो किसान नहीं लगाएगा। अब जैसे हमने देखा कि आज प्रोसेसिंग का आलू जो है वो सिर्फ 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में 90% आलू होता था। वो बनासकांठा के 2 डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट है, बनासकांठा, साबरकांठा और मालवा, इन एमपी का मालवा रीजन। अब एक कंपनी जो गुवाहाटी में है वो आलू यहाँ से लेके जाती है 2000 किलोमीटर। तो आज हम ऐसी वैरायटी ले आए जो वैरायटी आसाम में पैदा हो जाएगी। हमने उसको स्टोरेज का सिस्टम स्टेबलाइज कर लिया कि किसान सिर्फ पैदा ही नहीं करेगा, उसको स्टोर करके वो 9 महीने तक वहां की लोकल कंपनियों को हम आलू दे पाएंगे। ये भी, पर अगर हम सब कुछ सही नहीं करेंगे, उसके अंदर क्या है कि गीला आलू हो गया तो उसको सुखाना कैसे है? नहीं तो आलू सड़ जाएगा आपका स्टोरेज में। तो आपको सारे एंड जोड़ने पड़ेंगे। या करिश्मा था जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पोटैटो है, उसको जब हम उगाते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर थोड़ा पैसे ज्यादा देता है, हम पीछे भी ज्यादा पैसे दे पाते हैं, किसान को कहते हैं आप ड्रिप इरिगेशन उगाइए, लगाइए। हमारा सारा जो करिश्मा का आलू है वो 100% कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पैदा होता है, ड्रिप इरिगेशन पे पैदा होता है, तो हम अच्छी क्वालिटी अपने कस्टमर को दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक पूरी अप्रोच रखी है एंड टू एंड, इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट कि जब आलू को आप प्रोसेस करते हैं तो पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो हमने एक सिस्टम बनाया, एक छोटा सा प्लांट बनाया है। हम वो पानी लेते हैं जो आलू को काटने के टाइम में निकलता है, जिसके अंदर स्टार्च होता है, वो मशीन उस स्टार्च को अलग कर लेती है, वो बाई प्रोडक्ट बन जाता है और पानी को वापस यूज कर लिया जाता है। तो पानी का जो कंजम्पशन है वो प्लांट के अंदर 50 से 60% कम हो जाता है। तो हमने पूरा एंड टू एंड काम किया है कि हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। और प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप जनरली यू गेट स्टक अप विद क्लाइमेट और वाटर, and that's what will become the bottleneck, so we end up solving those problems. वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो तो ये सर्कुलर इकोनॉमी की जो बात करते हैं हम क्लाइमेट के अंदर, मैंने कुशल से सुना था कि आपने सर्कुलर इकोनॉमी पूरी तरह से अपनी प्रोसेसिंग में की है, कि आपका जीरो वेस्टेज है इन टर्म्स ऑफ द फुल क्रॉप प्रोसेसिंग एज वेल एज इंटीग्रेशन। तो वेरी इंटरेस्टिंग सर। एंड लास्ट हमारे पार्टिसिपेंट जो है मुकेश जी हैं, वो मुकेश जी आप हमें सुन सकते हैं? आप म्यूट पे वैसे दो। मुकेश जी। हेलो हाँ जी। सर, सभी को नमस्कार। माय नेम इज मुकेश, आई कम फ्रॉम मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। सर मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर आप ओवर टू यू ओनली। तो मुकेश जी नवचेतना एग्रो सेंटर के एफपीओ के डायरेक्टर हैं। और मेरी रिसर्च के ड्यूरिंग मुकेश जी के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, वो एग्रो फॉरेस्ट्री में
उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। करीबन 32 मिलियन पेड़ उन्हें अब आज तक लगाए हैं अपने एफपीओ और अपने नेटवर्क के माध्यम से, जिससे से ओवर 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ वर्मी कॉम्पोस्ट भी लगाया है। इंटरेस्टिंगली वर्मी कॉम्पोस्ट एक्चुअली जब मैंने अपनी मतलब मैं देखते भी आया हूँ अपने फार्म में, और मैं ये मार्केट के बारे में थोड़ा स्टडी भी कर रहा था। इट इज एक्चुअली द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इनपुट, वेदर एंड नॉट इन द रूरल, एक्चुअली इन द अर्बन मार्केट्स बेसिकली। एंड वर्मी कंपोस्ट की अगर आप 5 साल पहले कमर्शियल प्राइसिंग देखेंगे और अभी देखेंगे, ये करीबन 57 रुपी केजी से आज की रेट में 170 190 रुपए केजी में बढ़ गया है। एंड डिमांड सिर्फ आउटशाइन कर रही है, और इन्होंने 2 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया है अपने फार्मर के साथ मिलके, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल लगा, जिसके अंदर जो फर्टिलाइजर में ओवर पेस्टिसाइजेशन या ओवर फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये वर्मी कॉम्पोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोडिग्रेडेबल बायो ऑल्टरनेट है फॉर फर्टिलाइजर। सो सर, थोड़ा बहुत मुकेश जी आपसे आपकी जर्नी बारे समझेंगे। काफी जल्दी आपने ये चीजें की हैं। 2019 में आपने शुरू किया, 5 साल में आपने 32 लाख पेड़, 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ वर्मी कॉम्पोस्ट कर दिया, और आप मतलब बहुत तेजी से आपका एफपीओ ग्रो कर रहा है। तो ये जो ग्रोथ की जर्नी है, जो हमारे साथ कई इन्वेस्टर्स भी है जो मतलब ये नंबर्स देख के काफी इंटरेस्टिंग लगेगा उनको, तो ये कैसे आपने अचीव किया ग्राउंड के ऊपर किसानों के साथ मिलकर? नमस्कार आलेख जी और पूरी टीम। मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। मैं एयरपोर्ट पे हूँ, इसलिए मुझे कभी कभी यस ऐसी सर, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के चुनार से हूँ, जो गंगा के किनारे का गैंगेटिक लैंड है, सबसे फर्टाइल लैंड है उधर का। और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है IDI अहमदाबाद से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद हम गुजरात में कच्छ नव निर्माण अभियान नामक एक NGO के साथ अपनी यात्रा शुरू की। ये यात्रा बढ़ते बढ़ते प्रधान NGO, और फिर मैं अचानक से टकराया जाइका के एक प्रोजेक्ट में। चिल्ड्रन CFP प्रोजेक्ट का नाम था, चिल्ड्रन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एक्शन को लेकर सेंसिटाइजेशन हुआ। वहीं से हमने ये ठाना था कि हम आगे चल के अपनी जिंदगी को, अपने गांव देश को काम करेंगे जिसमें हम एनवायरनमेंट की मदद कर पाए, एनवायरनमेंट को विकसित कर पाए, ज़्यादा अच्छा वातावरण बन पाए कृषि को लेके। और इस बीच हमें एंटरप्राइज में डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट तो हुआ करता है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रीज में चलता है, SIVD, स्टार्ट एंड इम्प्रूव योर बिजनेस प्रोग्राम। उसका मैं सर्टिफाइड मास्टर ग्लोबल ट्रेनर भी रहा, जिसके तहत फिर हम SVP स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के SRLM प्रोजेक्ट के तहत हमने शुरुआत की। और बीइंग ए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर फॉर डेवलपिंग एंटरप्राइज, हमने 1700 एंटरप्राइज को मिर्जापुर के छानबे में डिस्ट्रिक्ट में डेवलप कराया, जिसमें सारी महिलाएं ही थी। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैं अपने जीवन में जो सबसे अच्छा काम अपने आप को काउंट करता हूँ, मैं 1700 में से 130 वीमेन एंटरप्राइजेस को प्राइम मिनिस्टर और CM उत्तर प्रदेश के हाथों रिकॉग्नाइज कराया और अवार्ड भी दिलाया। उसी क्रम में स्वयं सहायता समूह की बैठक करते समय मैं जब बहुत ज्यादा एंटरप्राइज की बात करता था, तो एक दीदी ने मेरे को चैलेंज किया कि सर आप तो जॉब करते हैं और दूसरे को बिजनेस करने की बात बताते हैं। तो मुझे लगा कि सही भी कह रही है, मुझे उधर भी प्रूफ करना चाहिए अपने को। तो हम लोगों ने नवचेतना FPO 2019 में नाबार्ड के सहयोग से स्टैब्लिश किया, जनवरी 2019 में। और तब से हमारी जो ये यात्रा है शुरू हुई। और शुरुआत में हमने बहुत अच्छे से मार्केट रिसर्च किया कि कर क्या सकते हैं। तो समझ में आया कि भाई हमारे गांव देश में डेयरीज बहुत हैं, और डेयरीज बहुत होने के कारण गोबर सड़कों पर फेंका जाता है, जो भारत सरकार के क्लीन इंडिया मूवमेंट को चैलेंज कर रहा है। तो इसको लेके हमने एक प्रपोजल बनाया, और RTBHU के इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट में मुझे सिलेक्ट भी किया गया। और वर्मी कंपोस्ट के डिसेंट्रलाइज मॉडल और सेंट्रलाइज मॉडल को हम न सिर्फ अपने एक सेंटर से ले जाके उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में लगभग 600 परिवारों में फैलाया। और वर्मी कंपोस्ट का काम करते करते हौसला इतना बढ़ा और इतना बड़ा मार्केट हुआ कि आज तक मैं कभी अपनी डिमांड साइड को मीट ही नहीं कर पाया। उस क्रम में बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमने देखना चाहा कि भाई वर्मी कंपोस्ट कहीं एक्सपोर्ट भी इंडिया से हुआ है कि नहीं हुआ। जितना रिसर्च हम लोगों ने किया, देखा कि वर्मी कंपोस्ट आज तक भारत से एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है। ये डेटा मैं मतलब जो बोल रहा हूँ, इसको लेकर हमने काफी रिसर्च की कर पाया। फिर हम लोगों ने साउथ कोरिया की एक एजेंसी को अप्रोच किया, वो गुजराती बंदा था। उन्होंने हमें एक बड़ा ऑर्डर दिया, और वर्मी कंपोस्ट को एक्सपोर्ट करने के क्रम में कस्टम कोड दुनिया भर के इतने झाम फंसे, परंतु हमने 6 महीने के संघर्ष के बाद किया। और एक्सपोर्ट होने के बाद हमारे बिजनेस को जैसे लगा पंख लग गया।
तो वर्मी कंपोस्ट का काम आप आएंगे तो ये काम सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा। हमने एक सीवीसीटी मॉडल डेवलप किया जिसमें सेंटर फॉर वर्मी कंपोस्ट एंड क्लाइमेट ट्रेनिंग करके एक इंस्टीट्यूशन भी डेवलप किया जहाँ किसानों को न सिर्फ दिखाया जाता है बल्कि सिखाया भी जाता है और उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी की जाती है। हमारा नवचेतना एफपीओ 16-17 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जलकुंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रीजनरेटिव में हम इस समय 3000 एकड़ में काम कर रहे हैं और इसमें हमारा 1500 एकड़ जमीन अपनी एफपीओ की लीज है। सब हरी सब्जियों के क्रम में हम 650 एकड़ पे काम कर रहे हैं। ये अलग से हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस काम को करते समय हमारे बहुत सारे पार्टनर बने, वन ट्री प्लांटेड अमेरिका, इकोसिया जर्मनी, वैल्यू एंड वेंचर बेंगलुरु, महिंद्रा एलटीआई ट्री, वरहा, टेरवाइवा, ग्रो ट्रीज, ऐसे करके काफी बने। सी काइनेटिक और सोशल अल्फा हमारे साथ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहे हैं। कमल किसान बेंगलुरु की स्टार्टअप एजेंसी ये काम कर रहे हैं। हमारी जब इतनी बड़ी काम हुई तो हम 6 जिलों में 25,000 किसानों के बीच पहुंचे और आरओसी पे रजिस्ट्रेशन हमारा जो है 2000 प्लस किसानों का हो गया है। धीरे धीरे जो हमारे एक्टिव फार्मर्स हैं शेयर होल्डर्स के रूप में भी तब्दील कर रहे हैं। हम लोग नवचेतना बैक टू बैक उत्तर प्रदेश की सेकेंड बेस्ट एफपीओ 2 सालों से रही है और हमें नेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइजेशन मिली है। इवन इंटरनेशनल लेवल पे किस द ग्राउंड मूवी का सिक्वल पार्ट कॉमन ग्राउंड का सिक्वल पार्ट हमारे एफपीओ पे शूट भी हुआ है जिसमें सॉरी कैलिफोर्निया से जॉस एंड रेबिका जो दुनिया के टॉप डायरेक्टर्स हैं जो एनवायरमेंट पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, हमारे काम को न सिर्फ देखा बल्कि इस मूवी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे एफपीओ पे हमारे काम पे शूट किया। आज हमारे साथ एब्सोल्यूट, साथ ये सब एजेंसी, वरहा, ये सब इन्वेस्ट भी कर रही हैं, काम भी कर रहे हैं। हम एब्सोल्यूट के साथ इनपुट में बड़ा काम कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट में हमारे लिए सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। ये छोटी सी यात्रा रही सर अपनी। बीच में मैं और अपनी एफपीओ के विषय में बताऊंगा और बताते हुए खुशी होती है कि शेयर होल्डर्स के क्रम में हम 60% वीमेन और उसमें भी 40% ट्राइबल वीमेन फार्मर के साथ काम कर रहे हैं। हमारी एफपीओ में जेंडर इंक्लूजन को लेके वी आर वर्किंग very effectively and we have adopted 4 directors as a women in FPO। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे एफपीओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी। छोटी सी जर्नी नहीं लगी, बहुत ही एक्सपेंसिव जर्नी रही है, बहुत फास्ट जर्नी रही है 5 सालों में मेरे अनुमान के साथ। तो थोड़ा सा अब डिस्कशन की तरफ जाते हैं। आई नो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लॉन्ग हो गया बट आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी महत्व ये है कि जो आप लोगों की एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली और आपकी लर्निंग रही है वो हम आगे भी जाते रहे। एक बार अब मेरे को पर्सनल कनेक्शन लगता है, मैं हिशम सर को फोन कर सकता हूँ जब मुझे कोई भी चैलेंज आता है अराउंड अंडरस्टैंडिंग दिस मार्केट बेटर, राइट। सो मैं शुरू करूंगा डिस्कशन एंड प्लीज मतलब फ्री फ्लोइंग है, इसके आगे आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं, आप खुद जंप इन कर सकते हैं, आप ऑपोजिट व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा मॉडरेट करने की बट मोस्टली आई विल लीव इट टू द फोरम लाइक अ मीटिंग, लाइक अ बिजनेस मीटिंग। सोचो आप स्ट्रेटजी बना रहे हो इंडिया के लिए या फिर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम इंडिया के लिए, जिसके माध्यम से हम अपना क्लाइमेट रेजिलियंस का जो पूरा का पूरा एजेंडा है वो आगे लेके जाते हैं। तो सर संगीत सर आपसे शुरू करूंगा बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लोग आपके पास आते होंगे, बोलते होंगे यार कि मैं क्लाइमेट में काम कर रहा हूँ या मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ। तो मतलब किस तरह पिछले 2-3 सालों में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। मतलब मैं खुद स्केप्टिकल था कि यार क्लाइमेट एग्रीकल्चर ना मतलब जाता नहीं है, समझता नहीं आता कौन क्या करेगा इसके अंदर। पर पिछले 1 साल में मतलब जितनी मैसेजेस मुझे पर्सनली आते हैं कि हमने ट्रेसेबिलिटी पे काम किया है, हमने लो रेसिड्यू एग्रीकल्चर इनपुट्स पे काम कर रहे हैं, हम लो रेसिड्यू आउटपुट पे काम कर रहे हैं। मतलब मेरा तो मतलब मैं बहुत शॉक हूँ कि सडनली 1-2 सालों में इतना इन्फ्लक्स ऑफ कंपनीज, एफपीओज, फर्स्ट माइल लोगों ने काम किया। सर तो आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कह सकते हैं या फिर किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं जिस मार्केट में आपको आके वो बताते हैं? आप मेरे को तो कई बार लगता है आप भी शॉक हो जाते होंगे यार कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सर आप क्या देख रहे हैं और आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है इस पूरे स्पेस के अंदर और क्यों ये स्पेस आगे जा सकता है बेसिकली? नहीं आलेख, मैं इसमें सबसे पहले तो हेमंत सर से का एग्जांपल लूंगा इस ग्रुप में कि उन्होंने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि कंपनी कैसे बनाई, इसमें पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम शुरुआत से जब सीड चूज कर रहे हैं और एंड में जब उसमें प्रोसेसिंग में
पानी बचा रहे हैं, राइट? सो आई थिंक दैट होल इकोसिस्टम थॉट प्रोसेस पे मेरा एक क्वेश्चन भी है इनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एंटरप्रेन्योर जो बन रहे हैं, अब सर ने तो काफ़ी टाइम से इस पे काम किया है, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो बन रहे हैं वो अब ऐसा सोच रहे हैं कि इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं। अभी तक जो है आप अगर देखो तो एग्रीकल्चर स्केल पे अभी भी डिसएग्रीगेटेड फॉर्म में चलता है। फार्मर जो है वो एक जगह उगाता है, उसको सब जगह से ढूंढता है, एडवाइस मिलती है। इतनी सारी एडवाइजरी कंपनीज देखी हैं मैंने जो ऐप बना रही हैं या गवर्नमेंट का डेटा लेकर उसको ही सप्लाई कर रही हैं। लेकिन मतलब द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने एग्रीकल्चर वो इनपुट सप्लाई कर दिया कि भाई ये एडवाइजरी है आपकी, उसने फार्मर ने एडवाइजरी ली, लेकिन उसको जो है वो इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस टाइम पे, वो अगर उसने इनपुट डाल भी लिया, उसकी जो ग्रोथ हुई, किसको बेचेगा, क्या उसमें प्रॉब्लम हुई। तो ये जो इकोसिस्टम वाली इन्होंने जो बात कही है बहुत जरूरी है कि आपको जो है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं, इन्होंने जो एग्जांपल दिया करिश्मा उसका पोटैटो का, कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से है कंपनी का ही पार्ट। यू हैव टू थिंक, अगर यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये मेरी कंपनी है, मैंने जो है इंस्टेड ऑफ हैविंग एम्प्लॉइज मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स लगा रखे हैं। तो आप जो है यू आर नो डिफरेंट देन उबर। दैट इज द वे यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक तरीके से उबर बना रहा हूँ। उबर ने ट्रैविस कलाक ने क्या बनाया, उसने कहा कि यार ये सारे टैक्सी वाले हैं, ये टैक्सी चला रहे हैं, देयर इज नो वे टू create a single way for a demand person to demand a taxi from them at a particular time। तो उसने टेक्नोलॉजी लगा के बना दिया। हेमंत सर ने भी यही किया है। he has discovered there are all these farmers who are growing the potatoes, who would like to grow potatoes even if they are not growing potatoes। वो पोटैटो उगाना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कैसे उगाएंगे। इंसान मेहनत करने को तैयार है, उसको आपको जो है दर्शन देना है, वो सब दिखाना है कि ये कैसे जो है मार्ग है, इस मार्ग पे कैसे चलेंगे। तो इन्होंने ये समझाया। तो आज के उसमें जो है जो एंटरप्रेन्योर हमारे पास आते हैं वो फाउंडर्स हैं जो ये पूरा एक्सप्लेन कर सकें कि एंड टू एंड इकोसिस्टम कैसे चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लुक फॉर, कि देयर आर मेनी पीपल हु कम एंड से मंडी में ये प्रॉब्लम है, मैं इस मंडी की प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दूंगा। वो पॉइंट सोल्यूशन देख रहे हैं। पॉइंट सोल्यूशंस डोंट वर्क इन दिस इंडस्ट्री इन माय व्यू। द चैलेंज विद पॉइंट सोल्यूशंस इज दैट यू आर डिपेंडिंग, आपको जो है किसी पे भरोसा रखना पड़ता है कि नीचे में कोई आपके लिए काम करेगा। वो काम करेगा नहीं करेगा, कब करेगा। उसने कहा भाई इस महीने तो मैं जो है आलू नहीं उगा रहा हूं, मैं तो टमाटर उगाऊंगा। अगर आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं और आपने पूरा अपना सिस्टम नहीं बनाया है, इन विच केस ही इज डिपेंडेंट ऑन यू एज मच एज यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम, राइट। अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है तो आप उस पर कंपनी नहीं खड़ी कर सकते। कंपनी खड़ी करने के लिए दोनों तरफ से भरोसा होना चाहिए कि मैं आपकी अगर कोई दिक्कत होगी मैं आपकी तरफ उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेकिन अगर आपने मेरे से कहा है कि मैं आपको इतने टन आलू इस महीने में दूंगा तो आप देंगे। सो दैट ये मैंने देखा है सुमिंतर में सब जगह, द वे दिस बिजनेसेस हैव बीन बिल्ट इज ऑन दैट सॉर्ट ऑफ जॉइंट इकोसिस्टम एंड जॉइंट अकाउंटेबिलिटी। सो दैट इज व्हाट हम लोग देखते हैं कि जब आ रहा है एंटरप्रेन्योर, वो ये दिमाग में सोच के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द अदर थिंग दैट इज इंटरेस्टिंग दैट आई हैव सीन के इस आप लोगों ने भी कहा, पुष्पेंद्र जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि फार्मर जो है उसको क्लियर मार्केट लिंकेज दिखना चाहिए कि मेरा प्रोड्यूस जो है, मेरा उपज जो है वो इस प्राइस पे खरीदा जाएगा। देयर इज सम गारंटी आप दे सके कि आई हैव अ मार्केट, आई कैन सी क्लियरली, अगर इफ यू प्रोड्यूस यू कैन सेल एट दैट प्राइस। तो ये गारंटी करना आसान काम नहीं है। तो उसमें जैसे हेमंत सर ने कहा, आपकी रिलेशनशिप होनी चाहिए कॉर्पोरेट्स के साथ। फार्मर्स ये रिलेशनशिप नहीं बना सकते। अब ये एफपीओज बना रहे हैं, आई एम श्योर पुष्पेंद्र जी ने ये जो 600 फार्मर के साथ काम कर रहे हैं उसमें सबसे एक बड़ी बात ये भी होगी
कि प्रकोल इज नाउ वर्किंग डायरेक्टली विद लार्ज कंपनीज। तो वो लार्ज कंपनी जो है, जो उनसे सप्लाई ले रही है, चाहे रिलायंस फ्रेश ले रहे हों, चाहे ब्लिंकिट ले रहे हों, कोई भी ले रहे होंगे, लेकिन एक तरीके से वो, मैं जो पहले कह रहा था कि एक तरीके से गारंटी बना दी है, मार्केट लिंकेज बना दिया है। मार्केट लिंकेजेस एंड प्रोक्योरमेंट आर क्रिटिकल टू चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ फार्मर्स। My one learning when I was doing due diligence on Suminter, मैं जब सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट गया, चोटीला गया, वहां पर मैंने फार्मर से पूछा कि आप जो है, कल को कोई और कंपनी आ सकती है और आपको 10% ज़्यादा पैसे दे सकती है, तो आप सुमिंतर से शिफ्ट हो जाएंगे? बोले नहीं, मैं नहीं हूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं होंगे? सर 3 साल से लगातार पैसा आ रहा है। That was a amazing insight, right? That the trust that you had created in terms of consistent payment to the farmer, where उसको ये है कि मैं इन पे, कोई भरोसे की बात हो जाती है कि I am getting, but procurement allowed them to then, वही जो आपने कहा कि शुरुआत में 10 फार्मर शुरू करेंगे, फिर कहेंगे यार तो पैसा टाइम से आ जाता है और पैसा देते हैं, तो 100 फार्मर आ जाते हैं। So the solutions are clear. Solutions are not, it is a question of how do you present that solution in a way. I think हेमंत सर का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, which I wanted to ask him. सर आपने जो ये प्रॉब्लम सॉल्व की है वाटर यूसेज की, and starch as a byproduct, so obviously you are making more money, you are converting basically a waste product into a value added product, plus you are getting water in back to your process. So इसमें जो है, how do you see this as a independent sort of technology, intellectual property that you can market to others? कि आपका ये जो है तरीके से आपने एक छोटी कंपनी खड़ी कर दी है within the context of your company, that you can now take to any potato processor. Yeah, so sir, we are already doing it. We have more than 50 such plants across the world, which includes Eastern Europe, Africa, Asia. So we are very much there, and this is something which works. So, and we realize that whatever we are doing in India, because you leave aside Western Europe and America, which work at a very high, large scale. Rest of the world is not at that scale. So whatever solution we are developing, we are able to export them and solve not only our problem here but across the world. So अलग, this was the other, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि ये इन्होंने कहा कि जो इंडिया में कर रहे हैं वो ग्लोबली जो है रेलेवेंट है, वो और सो कंट्रीज में भी जो है जरूरी है। अब आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, सुमिंतर जो है स्टार्टेड, मैं बताया था कि इंडिया में शुरू किया, फिर अफ्रीका चले गए, तो वो मॉडल वही लिया, इंडिया वाला मॉडल जो है और जगह लिया। सो द अदर थिंग आई एम लुकिंग एट आर पीपल who are thinking of India as a means to, के मैं समझ लूं कि मैं कैसे बनाऊंगा, बट जिनका दिमाग जो है वो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, वैसे फाउंडर्स आर ऑल्सो समथिंग दैट वी लुक फॉर। वी आर लुकिंग फॉर पीपल जो हम कहते हैं मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, राइट? वो एग्रीकल्चर के लिए भी उतना ही जरूरी है। आई थिंक इट इज इक्वली ट्रू वेदर यू आर ग्रोइंग और you are designing new systems in the agriculture space. I believe that there is an opportunity to test things in India, to scale things in India and take it global. सर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। तो मैं यही डाइग्रेस करके थोड़ा, मतलब इसी पॉइंट को लेके थोड़ा खींचूंगा कि सर इसमें एक हिशम सर आपके लिए क्वेश्चन है एक्चुअली कि जो रिसर्च और R&D का काम है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर में जितना भी R&D हो रहा है ज्यादातर वो बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज कर रही है, राइट? जो बहुत सूटेड नहीं है टू इंडियन डेमोग्राफिक, चाहे वो स्मॉल स्केल फार्मर हो, चाहे वो वाटर की चैलेंजेस हो, मतलब सारा का सारा इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी है R&D में। और सर R&D और पॉलिसी का जो एक इंटरसेक्शन है, उसमें सर आप क्या देख रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग है, और वो कैसे ग्राउंड लेवल पे कोई अडॉप्शन है उस चीज की? बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट रिलेटेड क्रॉप्स हो, चाहे क्लाइमेट रिलेटेड इनपुट्स हो, उसमें सर आपको क्या लगता है कि क्या पोटेंशियल है? और अभी आप कुछ मूवमेंट देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से? जी, तो एक बेसिक प्रॉब्लम है इंडिया में कि जितना हम लोग स्पेंड कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो
बाकी देशों के हिसाब से बहुत कम है। तो हम लोग 0.6% जीडीपी का स्पेंड है R&D, क्लाइमेट या एग्रीकल्चर पे नहीं, पूरा जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। और उसमें भी एक दूसरा प्रॉब्लम है कि ग्लोबली जो बड़े बड़े देशों हैं उसका वहां पे 70% ऑफ R&D स्पेंड कम्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे 40% है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इनफ इन्वेस्ट नहीं कर रहे R&D में और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ये जो आपने कहा था कि मोस्ट ऑफ रिसर्च इंटरनेशनल है, उसमें एक थोड़ा सा मतलब अलग से मैं बोलूंगा कि इंडिया में बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, आईकार, बहुत कुछ है हर स्टेट में। और कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च हम ही कर रहे हैं, राइस पे या जो भी मतलब ऐसे सेक्टर्स है। प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामला होते हैं हम लोग ठीक से रिसर्च नहीं करें। जैसे नेचुरल फार्मिंग थियोरेटिकली अच्छा है, जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग थियोरेटिकली बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई नहीं ऐसे नहीं कह सकते कि हमें नेचुरल फार्मिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन रिसर्च कर रहा है कि एक्चुअल यील्ड्स क्या है, कौन रिसर्च कर रहा है कि फार्मर्स का कॉस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इनकम्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। और अगर ये रिसर्च है तो मतलब पब्लिक को बताना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि आप छुपा के रखोगे क्योंकि कोई पॉलिसी डिसीजन आया और हमने डिसाइड किया कि नेचुरल फार्मिंग अच्छा है तो हमें करना ही है। वो एक चीज है। दूसरा चीज, पिछले 20-30 साल सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इंडिया में हुआ ये है कि आधार प्लस यूपीआई, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज था। और वो उसका नाम था इंडिया स्टैक, मतलब आधार प्लस यूपीआई, मतलब करोड़ों को बैंक अकाउंट्स मिले, जितने भी कैश ट्रांसफर्स है उनके बैंक अकाउंट में जा रहे, तो बहुत ही मतलब अच्छा चीज है। उसके बाद सरकार ने 3 अलग स्टैक्स का प्लान बनाया, एक हेल्थ स्टैक, एक एड स्टैक एजुकेशन वाला, और एक एग्री स्टैक। हेल्थ स्टैक में प्रोग्रेस हुआ, जैसे आपको याद है कोविड में वो आरोग्य सेतु ऐप था। एड स्टैक में भी प्रोग्रेस हुआ, कोविड में बहुत डिजिटल लर्निंग्स टूल्स वगैरह आ गए। एग्री स्टैक थोड़ा स्लो है। और अभी मतलब पिछले 3-4 महीने में देख रहा हूँ कि कुछ तो मोमेंटम आ रहा है उसमें, लेकिन अभी तक उसमें क्लाइमेट नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है कि लैंड रजिस्ट्री, बेनिफिट्स, इंश्योरेंस सब इम्पोर्टेंट है, बट क्लाइमेट भी होना चाहिए और क्लाइमेट का साइंस उसके अंदर इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो वो एक चीज है रिसर्च का। दूसरा, जो हमने 1970s 80s में ग्रीन रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड में रिसर्च किया था, वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल था, लेकिन उसको अपडेट करना है, वो हम लोग नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से हमारा डेयरी प्रोडक्टिविटी अबाउट 1/4 या 1/5 ऑफ ग्लोबल एवरेजेस है। और डेयरी का अगर प्रोडक्टिविटी बनाना है, 80% का जो सोल्यूशन है वो है फीड लाइब्रेरी। व्हाट काइंड ऑफ फीड, व्हाट काइंड ऑफ फॉडर, कैसे मिक्स करना है ड्राई फॉडर और वेट फॉडर का, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। हमारा जो इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी है वो आई थिंक 15 साल या मे बी 20 साल पुराना है। और ये पिछले 20 साल में बहुत कुछ रिसर्च हो चुका है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च होना चाहिए, और दूसरा जो प्रोडक्टिविटी है उसका अभी तक हमने एडिक्वेट फोकस नहीं किया। और तीसरा वो जो डेटा रेवोल्यूशन है, जो फाइनेंस में आ गया, जो एजुकेशन में, वो अभी तक एग्रीकल्चर में नहीं आया। हेमंत सर, आपने एक पॉइंट ऐड करने का रिसर्च के अंदर। या तो एक और भी है, देखिए मेरा एक बहुत बेसिक मानना है कि जब तक हम कुछ बेसिक वर्क नहीं करेंगे वी विल एंड अप बिकमिंग अ ट्रेडर। और हमारे जो पूरे सिस्टम्स हैं, जो अब क्या होता है, क्या रिवार्ड करा जा रहा है, जो इन्वेस्टर है वो ग्रोथ रिवार्ड करता है, रिसर्च रिवार्ड नहीं करता है। हमारा अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो भी रिसर्च है उसको वो एक्सपेंस आउट करता है, वो आपके यहाँ लॉस की तरह दिखाई पड़ती है।
तो अगर आप जेन्युइनली रिसर्च करना चाहते हो या कुछ काम भी कर रहे हो, एक तो ये बहुत टाइम लेता है। ये ऐसा नहीं है कि आज मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमारी कंपनी आज 15 साल पुरानी, पर हाँ, आज से 7 साल पहले ये सब हम आधी बात करते थे और हमारी बात कोई सुन नहीं पाता था, ना समझ पाता था। तो एक बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप हैं, पर क्योंकि हमारा इन्वेस्टर रिसर्च को तो अप्रिशिएट ही नहीं करता है। हमारे इन्वेस्टर को तो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, उसको तो बस मैंने पैसा लगाया 3 साल में उसको ग्रोथ दिखनी चाहिए जिससे उसका पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हमारा जो इन्वेस्टर है वो आईटी का टाइप कंपनी समझता है या एग्री को आईटी जैसा समझता है, जबकि एग्री में अगर आपको सीरियसली डिफरेंशिएट करना है तो आपको बहुत बेसिक रिसर्च और अडेप्टेशन पे काम करना पड़ता है, जिसके लिए ना हमारा अकाउंटिंग सिस्टम उसको अमोर्टाइज करता है, ना वो सब लॉस की तरह आपकी बैलेंस शीट दिखाई पड़ती है। और दूसरा, क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ग्रोथ तो नहीं दिखेगी, आपको तो टाइम लगेगा। वहाँ एक वैरायटी बनाने में 15 साल लगता है किसी भी कंपनी, ठीक है, उसको अडेप्ट करने में अगले 7 साल लगते हैं। यहाँ तो अडेप्ट करने का भी टाइम नहीं होता। तो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो इन्वेस्टर इकोसिस्टम है वो इतना मैच्योर ही नहीं है कि वो इसको सपोर्ट कर पाए। तो मेरा एक ये भी बहुत सीरियस पॉइंट है कि ना हमारा अकाउंटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है और ना हमारा इन्वेस्टर इकोसिस्टम इसको समझता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो एग्री में काम करते हैं पर उनको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे यहाँ रिसर्च पे काम नहीं होता है। हमारे यहाँ सब 2 मिनट मैगी वाला नूडल वाला जो है सिस्टम में कहानी करने की कोशिश लोग करते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट इज गेटिंग रिलेटेड। यस सर, अभी आते मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास ही आने वाला था एक्चुअली अलोंग विद देवरंजन जी। मैं समझ रहा था सर, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हिमांशु जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी, आपके सॉल्यूशंस भी बन गए, पर मुझे याद है सर ग्रीन रेवोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, मतलब मुझे, मैं तो नहीं था बट मेरे ग्रैंडफादर मुझे याद करते हैं कि सर जो एक एक्सटेंशन सर्विसेज इंडिया ने सेटअप की थी, मतलब गांव गांव जाके सर एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था अडॉप्शन का, ट्रैकिंग का, उसके बाद उसकी इनपुट मेजर आउटपुट मेजरमेंट का, एंड ओवर 5 years सर ग्रीन रेवोल्यूशन को लगे एक्चुअली टू गेट टू द स्केल, बिकॉज टू गेट टू स्केल इट हैड, राइट सर। पिछले 20 25 30 सालों में आप देखोगे एग्रीकल्चर का बजट 5 गुना बढ़ गया है, राइट, बेसिकली 5 से 10 गुना, मतलब 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम अब इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। येट आप देखोगे पूरा वो एक्सटेंशन सर्विसेज का सर जो पूरा एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, रिसर्च सेंटर्स को जोड़ता था, वो बिल्कुल खत्म होने लग गया है, राइट। तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि बोथ फ्रॉम देवरंजन जी जो इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुके होंगे आई एम श्योर, एंड बोथ फ्रॉम प्रकुल जो मतलब फील्ड पे काम करते हैं, सर ये क्यों हुआ है, ये वैनिश क्यों हुआ है, और अगर हम एक्चुअली जो अपनी क्लाइमेट रेजिलिएंट चीजें हैं वो किसानों तक पहुंचाना है सर, तो एक्सटेंशन सर्विसेज तो करनी पड़ेगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी करे, चाहे वो गवर्नमेंट करे या कोई और करे, राइट। सो उसमें सर ये डायकॉटमी क्यों है, इवन दो बजट्स इतने इंक्रीज हो गए हैं, इतना चीजें हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, तो मैं आपसे थोड़ा समझाऊंगा फिर हम फील्ड पे चलेंगे। प्रफुल्ल जी से पहले सुन ली या हाँ डू यू वांट जैसे सर, आप प्रकुल जी आपसे शुरू कर लेते हैं, पुष्पेंद्र जी आप अगर आप सुन सकते हैं। जी 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 जी, आवाज आ रही है। यस अभी सर। सर ने बोला है, हेमंत सर ने बोला कि आर एन डी तो मेरे समझ में तो एक मजाक बना के रखा है किसान के, मतलब कृषि जगत में क्या होता है कि लोग R&D तो करते हैं लेकिन 1 साल में 2 साल में वो बैकअप मतलब पीछे चले जाते हैं। उनको कहने का मतलब होता है कि हम आज इन्वेस्ट करें और कल से मेरा रेवेन्यू मिलने लगे। आज किसान का जन्म जब से होता है तब से वो R&D कर रहा है अपने खेत पे, फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा है, और आप चाहते हो कि हम आज करें और कल मुझे प्रॉफिट हो जाए। जहां तक अभी सर ने बोला कि नेचुरल फार्मिंग, कुछ लोगों के कुछ लोग कहते हैं जैसे कि नेचुरल फार्मिंग जो होती है वो जीरो बजट पे होती है, लेकिन हम कहते हैं कि जीरो बजट पे नहीं होती। सबसे महंगी फार्मिंग जो होती है वो नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, क्योंकि वहां पे तो हम ना कुछ सब पूरा तो पूरा खर्चा बहुत होता है, जैसे कि लेबर कास्ट हो गया, इस तरीके के ऑर्गेनिक, जैसे कि अभी सर बोल रहे थे कि मेरा वर्मी वाला कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इस तरीके से खर्चे तो बहुत होते हैं। नेचुरल फार्मिंग तो जीरो बजट पे नहीं हो सकती। दूसरा, अभी आप एक आईटीसी कंपनी टेक्नोलॉजी सीड पे काम कर रही है, मैं उसकी बात बताऊं, बाराबंकी में इस साल आई हुई है, और उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो 300 एकड़ का लक्ष्य रखा हुआ है उसने, वो 300 एकड़ ऑनबोर्ड किसान का नहीं कर पा रहे।
वो मेरे पास आए हैं और मैंने उनको एक ब्लॉक के अंदर 100 एकड़ उनको सीड सीड के लिए ऑनबोर्ड किया है फार्मर को। मतलब कि ट्रस्ट ही नहीं है कंपनी पे, जो कि किसान उन पे ट्रस्ट कर सके। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उन पे किसान पे ट्रस्ट बनाना होगा। किसान बहुत मेहनत करता है, अगर किसान पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है तो बहुत मुश्किल काम होता है। जैसा कि क्लाइमेट पे बात हो रही थी, मैं अपना बताऊं कि जैसा कि आपका सर जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के थे दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उन्होंने मुझे इस पर सम्मानित किया हुआ था क्लाइमेट पे प्रेजेंट टाइम में डीएसआर का प्रोजेक्ट चल रहा है अपना। डीएसआर में अगर किसान आगे आ रहा है तो वहाँ पे मुझे कई प्रकार के प्रॉफिट हो रहे हैं। जैसे कि मेरा मीथेन भी बच रहा है, मेरा वातावरण भी बच रहा है। इस प्रकार के कई प्रकार से मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं, जहाँ पे इनको जैसे जो भी इन्वेस्टर है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैंने कई मशीनरी खरीद के रखी हुई है, ड्रोन वगैरह। इस तरीके के किसान को चाहिए सस्ता और अच्छा, उनको जल्दी काम करने के लिए मुझे मतलब कि प्रेरित करना चाहिए उनको। जी, मैं ये कहना चाह रहा था। इंटरेस्टिंग। हाँ जी, दिव्यांग जी, थैंक यू। पुष्पेंद्र जी, आपका व्यू पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दिव्यांग जी। सो आई थिंक बहुत ही वैलिड पॉइंट वहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे अपने पुराना एक्सपीरियंस भी वहाँ पे लाना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरे फादर डिपार्टमेंट में थे और एक्सटेंशन सिस्टम को मैं बहुत क्लोजली देख रहा था वहाँ पे। और अभी भी रिसेंटली आईसीआर में एक स्टडी किया कि जो हमारा एक्सटेंशन सिस्टम आपने अलग ने बताया जो पुराना वाला है, क्या हुआ हमारा एक्सपांड भी उसी हिसाब से, पहले कम लोग थे देन ज्यादा लोग बने। आज के दिन अगर देखा जाए एक्सेस टू एक्सटेंशन सिस्टम, उसमें जो कि एक्सटेंशन वर्कर होता है, जो हम VLW बोलते हैं और VAW बोलते हैं, वहाँ पे विलेज एग्रीकल्चर ऑफिसर बोलते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। इसका 1:500 है। केरला में इट इज 1:300, राजस्थान में इट इज 1:2000। और अगर स्मॉल और लार्ज फार्मर में देखें तो 5% स्मॉल फार्मर एक्सेस कर पाते हैं एक्सटेंशन सिस्टम्स को, और अराउंड 13%, 12.8 के आसपास है, 13% लार्ज फार्मर एक्सेस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं देयर इज एन इशू ऑफ एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंट नहीं है। और क्यों एफिशिएंट नहीं है? ओल्ड स्कूल है। एंड दिस इज समथिंग आई हैव लाइक भुक्तभोगी हूँ वहाँ पे, बिकॉज आज भी मैं जब बात करता हूँ एग्री ग्रेजुएट्स वहाँ, कोर्स करिकुलम और मेथोडोलॉजी बहुत पुराना है। एग्रीकल्चर कहाँ से कहाँ चेंज हो चुका है, ग्राउंड में करिकुलम चेंज नहीं हुआ, एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी में चेंज नहीं। वी ऑलवेज बिलीव अच्छा गवर्नमेंट का स्कीम है। आज भी विलेज लेवल वर्कर क्या करते हैं, वो जो बने बनाए जो कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, वहां पे उन्होंने उस स्कीम को कंट्रीब्यूट कर दिया, बता दिया, और वहां पे उनको एक्सटेंशन खत्म हो गया, बिकॉज इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं है कि उनको वहां पे जाके सबको पहुंच सके या इंक्लूसिव कर सके। इंक्लूसिव जेंडर इंक्लूसिविटी तो बहुत दूर की बात है। उनके मेल फार्मर में भी और बड़े छोटे में भी वहां पे छोटे फार्मर बहुत कम है। कर ना व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिवैम्प वी नीड टू डू इन दिस स्ट्रक्चर। तो हमें वहां पे क्या करना है, वहां पे अभी उसमें डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज्यादा जाना है। जो इतने सारे फ्री वीडियो चैनल अभी आ चुके हैं, वहां पे डिजिटल ग्रीन है, कितने सारे जो कि फ्री चैनल्स में ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुके हैं। पिको प्रोजेक्टर आ चुका है जिसका एकदम लो कॉस्ट है, पोर्टेबल है, यहाँ से लेके वहां ला सकते हैं, रात के टाइम दिखा सकते हैं। सिंग वी लिविंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वहां पे प्रूव है। तो हमें दो चीजें करना होगा, हमें मैकेनिकल और मैनुअल मेथड से शिफ्ट करना होगा डिजिटाइजेशन, व्हिच इज ब्रिंग एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ हमारा रीच को वहां पे जस्टिफाई करेगा। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रहा है कि देयर विल बी 1/3 रिडक्शन इन दी एग्जिस्टिंग एक्सटेंशन फोर्स। सेकेंड है वहां पे अदर मॉडल्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स ने वो दिखा दिया है। क्लासिक एग्जांपल इज द एग्री एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। ये 2000 अराउंड 10-15 ईयर्स 2000 अराउंड 14 के आसपास में उस टाइम पे सिंजेंटा ये स्टार्ट कर रहा था, और आज एक सक्सेसफुल मॉडल है। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल ये बोलता है कि बिकॉज अगर मुझे गवर्नमेंट एक्सटेंशन वर्कर के पास जाना है तो वो मुझे ब्लॉक में जाना पड़ेगा, नियरेस्ट ऑफिस ब्लॉक में ही है। अब एक किसान जो एजेड भी है, 40 to 45 ईयर्स ग्रुप का है, उसको कुछ एडवाइजरी है जो अगर नहीं है, उसका एक्सेस गांव लेवल में कैसे हो सकता है? उसका एडवाइजरी एक्सेस टू इनपुट, एग्री एंटरप्रेन्योर ने ये बता दिया कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो गांव में अभी पढ़े लिखे हैं, अच्छा मोबाइल हैंडल कर सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटी का तलाश में है। वहां पे अगर हम उनको इनकेस करें, एक तो दो चीजें, उनको एग्रीकल्चर बचपन से देखते आ रहे हैं, उस कम्युनिटी को उनका बाई इन है, कम्युनिटी का एफिनिटी उनको जानते हैं,
उन लोगों को अगर हम वहाँ पे, आज मैंने जो क्रेडिबल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कर रहा है, उसके बाद कॉर्पोरेट हैं जो उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं मल्टीपल सर्विसेज के लिए, और वो विलेज में रह के ही 1 या 2 विलेज में अपना ट्रेनिंग एक्सटेंशन एडवाइजरी प्रोवाइड कर सकता है, एक एग्री इनपुट सब करके नियर बाय डीलर शॉप से गाँव में लेके, ताकि सीजन के टाइम लोग वहां पे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वहीं से खरीदेंगे, वहीं से हो जाएगा। किसानों को राइट इनपुट एडवाइजरी मिल गया और एग्री एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस वाइबिलिटी मिल गया, ताकि उसको कहीं इसको जाने की जरूरत नहीं है, माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, वहीं पे काम कर सकता है। और ये आज के दिन हो रहा है, विजिबल है। और रिसेंटली एग्रीस्टैक की जब मीटिंग भी हो रहा था, सेक्रेटरी यही बात कर रहे थे कि हम इसको कैसे लिवरेज करें। ग्राउंड फोर्सेस अभी एग्रीस्टैक को अभी, जैसे आई थिंक हिसाम साहब सर बोल रहे थे वहां पे, अभी ये एग्जीक्यूशन स्टेज पायलटिंग स्टेज में है 3-4 स्टेट में। 55,000 ग्राउंड फोर्सेस अभी वहां पे गवर्नमेंट ने उनको डिप्लॉय किया है, जो 2 सीजन खरीफ और रबी में हर प्लॉट में जाके करेंगे। अभी 55,000 ग्राउंड रिसोर्सेज अगर बन गए हैं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की तरह जो गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट को एक्चुअली रिक्वेस्ट किया प्राइवेट सेक्टर को कि आप इनको फिर इनके साथ टाई अप कीजिए, किसी को क्रॉप इंश्योरेंस, बाकी चीजें भी है, प्रोडक्ट बंडलिंग करके उनको लिवरेज किया, ताकि ग्राउंड में उस विलेज में रह के फार्मर को राइट इनपुट एडवाइजरी और उसको वो सहूलियत मिल सके, ताकि जो कि ट्रेडिशनल मेथड में। तो मैंने एक्चुअली ऐसी यही पॉइंट कनेक्ट कहना चाहता था कि मैंने भी अभी हमारी जितनी भी हम फील्ड लेवल पे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को अक्वायर करते हैं इन टिपिकल स्टार्टअप टर्म, हमारा सबसे बड़ा चैनल एक्चुअली इन्फ्लुएंसर लेड हो गया है। मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर चैनल्स हैं वहाँ 1 से 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स। एंड हमारा सबसे बड़ा माध्यम अपना नेटवर्क बढ़ाने का हो चुका है, अब वो इन्फ्लुएंसर लेड हो गया है, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है पिछले करीबन 2 सालों से, कि ये मार्केट बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है। तो आपका जो मतलब समराइजेशन है कि कैसे रादर देन डिपेंडिंग ऑन कंप्लीट ऑफलाइन, हम ऑनलाइन जाके इन्फ्लुएंसर लेड इन्फ्लुएंस कर पाए मार्केट को, कि वो सही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने में ज्यादा जागरूक हो जाए। एंड हेमंत सर, यू हैड टू ऐड समथिंग, तो आई विल स्विच ओवर टू यू। तो एक और भी मेरा पॉइंट था कि क्या होता है, गवर्नमेंट वाला ना अभी इररेलीवेंट हो गया, उसके बाद ना इंफॉर्मेशन है। पहले क्या था, जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तब गवर्नमेंट का सीड डिपार्टमेंट थे, एनएससी था, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन थे, फर्टिलाइजर कंपनी गवर्नमेंट की थी, पेस्टिसाइड कंपनी गवर्नमेंट की थी। तो गवर्नमेंट कहती थी हम सारा का सारा रिसर्च गवर्नमेंट का था, कि हम सारा पैकेज दे रहे हैं और वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर इतना आ गया है कि सीड कंपनियां, इनपुट कंपनियां, पेस्टिसाइड कंपनियां सब इररेलीवेंट हो गई। अब एक जो गवर्नमेंट का जो वर्कर है उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब कैसे लगाना है उसने दे दिया, अब हर बार आपको किसान के पास जाना है, वो पूछेगा भाई नया क्या है, ना आपको नई सीड की जानकारी है। मैं जो सीड की वैरायटी बेच रहा हूँ उसकी तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके पास, वो क्या एक्सटेंड करेगा, क्या वो चेंज करेगा। जो पेस्टिसाइड नए मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, वो आईसीआर सिस्टम तो उनको बताता नहीं है, तो वो कहाँ से उसको रिकमेंड करेगा कि ये अच्छा मॉलिक्यूल है, अच्छा मॉलिक्यूल नहीं है। कहीं वो तो वही बताएगा जो स्टेट यूनिवर्सिटी बताएगी, स्टेट यूनिवर्सिटी वही बता रही है जो गवर्नमेंट का पुराना सिस्टम है। तो कितना प्राइवेट सेक्टर हैज एक्चुअली बिकम मच लार्जर, और इन लोगों को दे आर बिकमिंग आउटडेटेड एवरी डे, and they will become more and more irrelevant every day, and most of the time I believe they are just distributing some subsidies and all that. So मेरा ये मानना है कि वो जो सिस्टम था ना, वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। और एक बहुत बड़ा उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी R&D उस पेस पे नहीं है जिस पे प्राइवेट सेक्टर या मल्टीनेशनल कंपनियां लेके आई हैं और उसको पुश कर रही। तो ये भी मेरा एक पॉइंट है जिसके कारण से ये पूरा सिस्टम नहीं चल रहा है। मैं उसमें ही ऐड करना चाहता हूँ कि हेमंत सर से बात की है ना, कि एक टाइम पे गवर्नमेंट वाज द प्राइमरी प्रोक्योरर। आप जो है गवर्नमेंट को ही बेचते थे, तो गवर्नमेंट आपको एक्सटेंशन सर्विस दे रही है और वो प्रोक्योर कर रही है। आई कीप गोइंग बैक टू दिस पॉइंट कि किसान सबसे ज़्यादा उसकी सुनेगा जो उससे पक्का खरीद रहा है। दैट इज द क्रिटिकल थिंग। जो अब मैं ये देख रहा हूँ, मैं पुष्पेंद्र सर से भी बात पूछूंगा यही, कि एफपीओ का रोल जो है ये बहुत जरूरी होने वाला है, कि आप जो है सिर्फ मतलब फार्मर का, ये इन्होंने हेमंत सर ने बोला ना इकोसिस्टम, तो एफपीओ हैज टू थिंक इन द सेम वे हेमंत सर इज थिंकिंग, दैट आई एम क्रिएटिंग एंड टू एंड इकोसिस्टम्स, इंक्लूडिंग प्रोबेबली एट सम पॉइंट एफपीओज विल हैव टू डू रिसर्च। एफपीओ को अभी नहीं सोच रहे हैं हम लोग, अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी लिमिटेड एस्पेक्ट, राइट? But at some point, the FPO has to think about this in a ecosystem way that Hemant sir described. कि मैं जो है, मैं क्योंकि
दे आर द क्लोजेस्ट टू द फार्मर। अब जब आप पुष्पेंद्र ने कहा था कि फार्मर तो रोज हर साल जो है रिसर्च कर रहा है, वो कुछ ट्राई करता है, चलता है नहीं चलता है, फिर वो चेंज करता है नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट ईयर में, तो रिसर्च कर ही रहा है। व्हाट द एफपीओ कैन डू इज द एफपीओ हैज अ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उस रिसर्च को चैनल कर रहा है, उस रिसर्च को एग्रीगेट करके जो है एक फार्मर जो कर रहा है उसको दूसरे को बता रहा है, वो सब कम्युनल रिसर्च हो रही है, राइट? सो दैट अलाउज रिसर्च टू ऑल्सो बी मच मोर एफिशिएंट, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये एफपीओ का रोल मेरे हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, मतलब दिस इज द हाइब्रिड इन बिटवीन है कि आप जो है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। भाई एफपीओ का आइडिया कहाँ से आया? एक तरह से अमूल से आया, और अमूल हैज बीन अ क्लासिक एग्जांपल। द अमाउंट ऑफ रिसर्च अमूल डज इन द मिल्क स्पेस नोबडी एल्स डज ग्लोबली नाउ। तो ये जो है मेरे को लगता है कि एफपीओ का रोल जो है हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। मैं अलग जब ये बात हो रही थी कि इस पैनल पे कौन होना चाहिए, मैंने कहा था कि एफपीओ का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एफपीओ का रोल मेरे हिसाब से इस सेटअप में, हमारा जो सेटअप है जो अभी ओपन मार्केट सेटअप है, भाई हम इतने इतने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि उनको सब जगह ट्रेनिंग दे सके, सब जगह मार्केट लिंकेज कर सकें। तो अल्टीमेटली फार्मर्स को इकट्ठा होके एफपीओ क्रिएट करके उसमें जो है एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन, हाइब्रिड प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बाद में मैंने नोट लिया, मैं आई एम गोइंग टू टॉक टू देवरचंद अबाउट दिस कि हाउ डू वी मेक इट हैपन। बट चलिए, आई थिंक हिशम हैड अ पॉइंट। हिशम, So I just wanted to agree with Sandeep about the role of FPOs. लेकिन जो हेमंत जी ने कहा था उसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कम होते जा रहा है कि नहीं, वो तो है ही, और भी कम होगा वो भी है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी सरकार जो पॉलिसीज है उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस है ऑन द सिस्टम। सो वी हैव टू फाइंड वेज कि उनके साथ कैसे काम करने। जैसे मैं बताऊंगा कि फर्टिलाइजर पॉलिसी वो तो सरकार ही बनाएगा, मतलब प्राइवेट कंपनीज कुछ भी करे, कुछ भी कहो वगैरह, एनजीओ जो भी है, सरकार का पॉलिसी है। और उसका प्रॉब्लम ये है कि हमारा एनपीके रेशियो जो है ना एकदम मतलब डिस्टॉर्टेड बन गया। तो वो एक इलस्ट्रेशन है जिसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने अभी लिखा है कि इन्फ्लुएंसर लेड इको नॉलेज सिस्टम, अभी भी एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसएमएस बेच रहे हैं फार्मर्स को। दुनिया तो बहुत आगे हो गए, पेटीएम तो एसएमएस नहीं कर रहे हैं, जब इलेक्शंस होते तो कोई एसएमएस नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग अभी भी वो एसएमएस का टाइम पे है कि एक बंदा है वो गांव से गांव जाएगा, वो बैठेगा, फिर वो मोबाइल का नंबर ले लेगा। बट देयर सो मच मोर अदर ऑप्शंस दैट आर देयर, जैसे रूरल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो उनका बस कोई भी एवरेज रूरल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का देख लो, उनके पास 20-30 लाख का फॉलोअर्स होंगे, और वो लोग हर चीज के लिए बातचीत करें लेकिन एग्रीकल्चर पे नहीं। तो हाउ मच वी कैन वर्क विद देम ताकि रीच बढ़ेगा एंड फार्मर्स आर लिसनिंग टू देम। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। टू इज वन इज अनफॉर्चुनेटली, और गवर्नमेंट का पॉलिसीज में प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज के हिसाब से वी नाउ हैव राइस ग्रोइंग इन पंजाब जहाँ पे पानी का शॉर्टेज है। शुगर केन इज बीइंग प्रोमोटेड इन महाराष्ट्र जहाँ पे पानी का शॉर्टेज है। अभी एथेनॉल का पॉलिसी, एथेनॉल इज इट अ गुड थिंग? हाँ, एथेनॉल इज अ गुड थिंग, बट इफ यू यूज एथेनॉल मेड फ्रॉम वाटर स्कैर्स एरियाज, आपका गवर्नमेंट पॉलिसी इज डिस्टॉर्टिंग एग्रीकल्चर। सो वी हैव टू स्टिल फाइंड वेज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सरकार। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम एक्चुअली एथेनॉल इंडस्ट्री को अब मतलब हमारे पोर्टफोलियो में एथेनॉल इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग है। वहाँ चाहे ब्रोकन राइस हो चाहे मेज हो, अब तो इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ मेज बन जाएगा मेरे को, जिस तरह से स्पीड इथेनॉल बढ़ रहा है। तो वो एक डिफरेंट चैलेंज सेटअप करेगा अपने अंदर ही। बट सर कम टू संदीप सर, सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप भी सर यूएस में रहे हुए हैं, मैं भी पिछले कुछ महीने पहले कनाडा में था। तो सर जैसे मैं एक शॉपिंग सेंटर में जाता था या फिर मैं एक रिटेल स्टोर में जाता था, वहाँ मतलब नॉर्मल आलू प्याज टमाटर जो बेसिक एसेंशियल्स है, मिल्क काफी ले लो, अगर मैं उसी का बास्केट बना लूँ सर तो हमारा बिल कुछ नहीं कुछ $60-70-80 आता था, राइट। अब डिफरेंट चैलेंजेस है। मुझे ऐसा लगता है सर हमारी ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड मतलब हम इंडिया में एक्चुअली बेयर ही नहीं करते। एक साइड पे सर हम मतलब हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर मूव टुवर्ड्स क्लीनर फूड,
climate resilient and so on and so forth, better seeds and so on and so forth. Whereas sir government चाहता है कि आपकी कभी inflation बढ़े ही ना, right? And actually so that is disincentivizing farmers to actually move towards better and alternative methods which are not providing cheaper food at lower quality. यानी ये बहुत ही मैसिव क्वेश्चन है सर, बट मुझे लगता है जब तक ये टिप नहीं होगा, जब तक फार्मर की ट्रू कॉस्ट उसको नहीं मिलेगी, तब तक कंज्यूमर ट्रू कॉस्ट नहीं पे करेगा। तो सर ये कैसे रीबैलेंस किया जाए एटलीस्ट इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर देयर इज मैसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सप्रेसिंग प्राइसेस जस्ट बिकॉज द मिडिल इनकम, जो सिर्फ सर मेरे हिसाब से 200 मिलियन लोग हैं, उनको सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम बॉटम के 500 मिलियन लोगों को सफर कराते हैं। So any thoughts around that? So I think Hemant sir, again, I just going back to his original point, I just want to make a point on that basis. उन्होंने एक चीज बहुत important कही थी कि अगर आप नई चीज बना रहे हैं, बेटर क्वालिटी बना रहे हैं, उसका प्राइस मिलना चाहिए। So one of the challenges in the market right now is हम लोग जो है अब ऑर्गेनाइज रिटेल आ रहा है, पहले ऑर्गेनाइज रिटेल नहीं था। जब आप ठेले पे आलू बेच रहे हो तो ठेले वाला कैसे समझाएगा कि ये बेटर आलू है, खराब आलू है? वो तो आलू बेच रहा है। लेकिन अब अगर आप रिलायंस फ्रेश में जा रहे हो तो यू विल सी कि ये पेस्टिसाइड फ्री आलू है या ये है, इसकी कॉस्ट 30% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, जो कुछ भी हो। तो आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट आलेक इज ऑलवेज एट द कंज्यूमर। इन हम लोग जो है वी आर व्हाट यू आर डिस्कसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जो ये बोल रहे हो कि मैं जो है ये 200 मिलियन लोग जो हैं ये ज़्यादा देने को तैयार हैं, अगर उनको अच्छी चीज़ मिल रही है तो वो आज दे रहे हैं। और ये हम लोग देख भी रहे हैं कि अब जैसे यहाँ पर बेंगलोर में गार्डन गोमे करके कंपनी है, उन्होंने जो है लीफी ग्रीन्स और ये सब बनाना शुरू किया। जब शुरू किया तब ये बात हुई कितने लोग जो हैं वो सैलेड खाएंगे, कितने लोग जो है लेटस खरीदेंगे। दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। जब मशरूम की खेती शुरू हुई, लोगों ने कहा यार कितने लोग, इंडिया में मशरूम इज नॉट पार्ट ऑफ योर रेगुलर रेसिपीज, राइट? तो यहाँ पे कौन जो है मशरूम की रेसिपी कौन खरीदेगा, राइट? लेकिन शुरुआत वहां से होती है, टेस्ट बनता है लोगों का, फिर ये होता है चलो यू स्टार्ट नाउ व्हेन यू ऑर्डर लंच इन बैंगलोर एट एनी ऑफिस, 80% ऑफ द टाइम पीपल आर ऑर्डरिंग सैलेड्स। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। नाउ दैट कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर टेस्ट इज चेंज, तो गार्डन गोurmet हैज बिकम अ लार्ज कंपनी। So this is where there is a fundamental shift that will have to happen. एक तरफ से जैसे हिमा सर कह रहे हैं कि there is a need for better quality produce to be delivered to the end consumer. The other side is the end consumer is willingness to pay. That match is happening in certain sectors. In agriculture, I'm not talking outside of agriculture, I'm saying within agriculture, you are starting to see the differentiation where people are paying not US prices. आप जो US price कह रहे हो तो फर्क ही है कि $3 में जो है 1 पाउंड टमाटर मिल रहा है, वो यहाँ पे भी 250 रुपए में। अगर आपको 500 रुपए पर किलोग्राम टमाटर कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, राइट? बट दैट सेम टमाटर दैट इज प्रोबेबली टुडे सेलिंग एट 80 रुपीज इज चेरी टोमेटो खरीदने आते हो तो उसके लिए लोग 200 रुपए देने को तैयार है, राइट? सो दैट्स डिफरेंशिएशन इज हैपनिंग। यहाँ पर भी दैट प्राइस इंक्रीज इज हैपनिंग, इट इज नॉट एज विजिबल। हम लोग का procurement system is still, there is work to be done, more organized retail has to happen, but that shift in terms of getting to higher price points to the farmer is happening, and that is again where we can, as entrepreneurs, as private companies, make a big difference, because we are the ones who are driving the consumer change. ये पुष्पेंद्र जी के बाद जाऊंगा सर इसी के बारे में कि सर आपको फील्ड में डिफरेंस देखा है? मतलब पहले सर मंडी ही जाना पड़ता था या आपको मंडी में ही बेचना पड़ता था, आपको कैसा कोई चेंज दिखा है कि ऑल्टरनेट सिस्टम बन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आप तक पहुंच पा रहा है या आपसे खरीदने की इंटेंट दिखा रहा है और खरीद रहा है? ये पुष्पेंद्र जी से मेरा सवाल है कि आपको ग्राउंड में क्या दिख रहा है? क्या वो कंज्यूमर एक्चुअली चेंज आप तक पहुंच रहा है या आपको एक्सेस मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। एक्चुअली किसान की बात वही बार बार कहते हैं ना कि ट्रस्ट बहुत जरूरी है किसान के साथ में। जैसे कि अभी आपका नाम लिया टेक्नो आईटीसी, ये कंपनी हम तक पहुंच रही है, ठीक है। और जैसे कि आपका ये मंडी नाम है, ये भी काफी हद तक सहायक है। सरकार ने भी अभी तक एफपीओ के बारे में कुछ नहीं सोचा था, जबकि अब मंडियों में स्थान भी एफपीओ को मिल गए हैं जहाँ तक सभी जगह पे। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को लाभ होगा और एफपीओ का तो लाभ वैसे ही होगा। हेमंत सर आप क्या एक
हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि देखिए, आज प्रॉब्लम क्या है कि देश बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे सेगमेंट भी हैं, गरीब भी हैं। अब गवर्नमेंट को तो लास्ट पर्सन के लिए सोचना पड़ेगा। पर आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन गई है कि हमारा मार्केट हमको एक्सेस देता है, अच्छे कस्टमर तक पहुंचना आसान हो गया है। ये जो ई कॉमर्स आ गया, क्विक कॉमर्स आ गया, इस ऑर्गेनाइज रिटेल आ गया, इसमें हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था उसके साथ हमें बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम उसके पास में पहुंच ही नहीं पाते थे। तो अगर मैं करिश्मा लेके मंडी में जाता तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता, पर क्योंकि मैंने उसको पैक किया, उसको सर्टिफाई कराया, उसके पास पूरा साइंटिफिक वो किया, तो आज मैं अवेलेबल हूँ। जितने भी क्विक कॉमर्स हैं, जितने भी वो हैं, मैं सस्ता नहीं बेचता हूँ। मेरा प्रोडक्ट कहीं भी आपको 60 रुपए के नीचे नहीं मिलेगा किलो में। और जब मैं किसान से खरीद रहा हूँ तो मेरा किसान का रेट भी जो है आज 15 रुपए किलो है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और वो बिल्कुल सेम है जो यूरोपियन रेट है। आज अगर यूरोप में जाके आप आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो वो भी 15 रुपए है, और मैं इंडिया में मैं 15 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ। पर हाँ, मैं जाके किसान का खेत सेलेक्ट करता हूँ। मैं किसान भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं किसान का फील्ड सेलेक्ट करता हूँ कि कौन से फील्ड से मेरे पास मटेरियल आएगा, उसमें ड्रिप इरिगेशन है क्या, वो पीओपी फॉलो करेगा क्या। तो मेरा एक मानना है कि आज एक वो मार्केट क्रिएट होता जा रहा है जो आपको रिवार्ड कर रहा है, और हमारे कस्टमर को पता है कि वो 10 रुपए, हम 15 रुपए ज्यादा लेंगे और वो देने को तैयार है। ये बात कम से कम इस प्रोडक्ट के साथ प्रूव हो गई। और यही नहीं, जब मैं था, जब इम्पोर्टेड एप्पल आए थे, जब इम्पोर्टेड एप्पल आए तो लोग कहते थे अरे इतना एप्पल कौन खरीदेगा। आज हमारा देश ज्यादा इम्पोर्टेड एप्पल खाता है, देश का एप्पल कम हो गया। तो मेरा एक मानना है कि अगर हम कंसिस्टेंट क्वालिटी देंगे, हम ट्रेडर मेंटेलिटी जिस दिन छोड़ देंगे, उस दिन हम शायद वो प्रीमियम कमांड कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, हम ट्रेडिंग में खो जाते हैं, हम प्राइस के ऊपर नीचे आने में। जब मुझे बहुत कष्ट हुआ शुरू में, जब मुझे जाके लोगों से उनको कन्विंस करना पड़ता था कि लोग 15 रुपया 10 रुपया ज्यादा देंगे इसके लिए। तो वो जो है वो एक माइंडसेट होता है आदमी का कि नहीं सस्ता, क्योंकि उसके हाथ में वही है उसके, क्योंकि बाकी सब में तो वो कोई इंटरवीन कर नहीं रहा। वो मंडी से खरीदता है, उसी को पैक करता है, निकालता, बेचने की कोशिश करता है। तो उसमें जो अकेला फैक्टर हो जाता है वो प्राइस हो जाता है, तो वो प्राइस पे काम करने लगता है। तो इफ यू चेंज दिस थिंग, यस देयर वाज, इट वाज डिफिकल्ट, बट आई कैन टेल यू that slowly that is opening up, and that's the very good sign. And just to Alec, one more हाँ point, जी, please please. just to follow up on Hemant sir point that so अब जैसे क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, इन सब की बात कर रहे हैं, राइट? सो वन ऑफ आवर कंपनीज इज वर्किंग विद ब्लिंकिट। हाँ, ब्लिंकिट के साथ काम कर रहे हैं वो लोग। ब्लिंकिट का क्या कहना है भाई, हमें आप 5 टन टमाटर रोज, हर हफ्ते, रोज नहीं हर हफ्ते दिल्ली के लिए दे दीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडिविजुअल फार्मर्स कैन नॉट डू दैट, एंड अगेन इंडिविजुअल फार्मर्स वर्किंग इन अ कन्वेंशनल सेटअप कांट डू दैट, क्योंकि उनका तो सीजनल होता है। तो ये जो है सोचना, ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। अब जैसे मैं इकी की बात कर रहा था, तो ये द चेंज, देयर इज अ चेंज हैपनिंग आल्सो ऑन द बाइंग साइड। तो जो बायर है, अब जो है आपसे ऐसे बात करेगा, तो जब हेमंत सर स्टोरेज की बात कर रहे थे, storage has become a very important part of the equation, because that person is saying I want consistent quality and I want it on a timely manner year long. तो आप मेरे को अब सीजन की बात मत करिए, मैं नहीं स्टोर कर रहा हूँ, आप स्टोर करके मेरे को दीजिए। That's another big shift that's happened. Procurement is saying I want product on a just in time basis. You manage the back end. I think there is a big opportunity there, and there is also a big risk there. तो अगेन मैं जैसे पुष्पेन से केशी नहीं है, बट पुष्पेन से यही कहूंगा कि दैट इज वेयर अगेन एफपीओ प्लेज अ बिग रोल ऑफ हाउ टू मैनेज द प्रोक्योरमेंट एंड सेल ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर। तो पूरे साल में आप कैसे सप्लाई करेंगे कंसिस्टेंटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक्चुअली हिशम सर से है, अराउंड ये जो हम इकोसिस्टम, आई थिंक बार बार ये बात करें, इंटीग्रेटेड प्ले है, इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, सबके अपने अपना रोल है। हाउ डू यू सी थिंक टैंक्स इन द कंट्री, राइट? डिफरेंट डिफरेंट तरह के थिंक टैंक्स हैं। ये मतलब मेरे को पर्सनल लगता है कि इकोसिस्टम का एक जो मेन किरदार होता है वो थिंक टैंक होता है, राइट? एक एजेंडा सेट करते हैं वो फॉर द इकोसिस्टम, हाउ डू दे कम टुगेदर, फोरम सेलेक्ट करते हैं, राइट? Do you think the forum and the ecosystem from a think tank perspective as a knowledge sharing हो, वो इतने
आई थिंक काफी सालों से काम कर रहे हैं, इतने मेच्योर हो गए कि सबको एक फोरम में जाके साथ कैसे इंसेंटिव्स अलाइन किए जाएं ताकि ओवरऑल इकोसिस्टम का थोड़ा मतलब आगे हो। बिकॉज मुझे लगता है हर कंपनी इंक्लूडिंग मैं अपनी कंपनी, अपने एम्प्लॉयज, अपने फार्मर्स, अपने नेटवर्क बनाने में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि यार किसी ने ऑर्डर तो बनाई होगा, राइट, मैं क्यों ना उसके साथ पार्टनर करूँ। उसने भी पैसे उठाए हैं, वो भी जला रहा है, मैं भी जला रहा हूँ कि सेम फार्मर को पहुंचने के लिए, सेम एफपीओ को पहुंचने के लिए। तो ये सब थिंक टैंक कैसे इस पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फॉर दिस ट्रांजिशन टू हैपन मोर स्मूथली एंड एवरीवन डज नॉट लूज आउट, बिकॉज ना इन्वेस्टर पैसा हारना चाहता है, ना एंटरप्रेन्योर हारना चाहता है, ना फार्मर हारना चाहता है। तो इसमें एक सर इंटीग्रेटेड अप्रोच हो कैसे सकती है, अगर पॉसिबल है, और कोई एग्जांपल्स आपने देखे हो जिसके अंदर ये पॉसिबल हो पाया है? तो एक थोड़ा सा करेक्शन है, थिंक टैंक्स का रोल एजेंडा सेटिंग कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब थिंक टैंक्स एजेंडा सेट करते हैं तो श्रीलंका का एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई कमरे में बैठ के सोचा कि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक करेंगे एंड पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ो, पूरा देश डूब गया। जहां से अगर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो या नॉलेज शेयरिंग वगैरह, सब थिंक टैंक्स का थोड़ा सा ऑब्सेशन है कि मेरा लोगो, मेरा रिपोर्ट होना चाहिए बोर्ड में, मतलब बैनर में, रिपोर्ट में, ट्विटर में, जो भी है। बट मोस्ट जब भी चेंजेस हुए हैं वो हमेशा एक पार्टनर की थ्रू से नहीं हुआ, मल्टीपल पार्टनर्स के थ्रू है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग कर रहे हैं कुछ काम ऑन फर्टिलाइजर, साइंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कौन सा रीजन, कौन सा क्रॉप में कितना फर्टिलाइजर होना चाहिए। अभी हम लोग इंटरनेशनल एनजीओ, हम लोग कुछ भी लिखते हैं, लोग पहले सोचेंगे कि ये तो इंटरनेशनल एनजीओ, उनका कुछ एजेंडा वगैरह होगा, कुछ सस्पिशन नेचुरली आ जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पार्टनर कर रहे हैं। जैसे पंजाब राव देशमुख यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी बिहार में, आईकार के साथ। तो जितना जो भी साइंस है हम सबको शेयर कर रहे हैं और सबको एनकरेज कर रहे हैं कि आप उसको चेक कर लो, इसको इम्प्रूव कर लो और अपने नाम पे पब्लिश कर दो, ताकि थोड़ा सा मतलब ब्रॉडर इकोसिस्टम होंगे। डेयरी में क्या रिकमेंडेशंस होना चाहिए फीडिंग के लिए, हम लोग बैठ के बना सकते हैं, लेकिन कोई सुनेगा नहीं जब तक एनडीआरआई, एनडीटीबी या आवेन या गोकुल लोकल कोऑपरेटिव्स जो है ना, तो हमेशा पार्टनरशिप होना चाहिए और हमेशा बैकग्राउंड में रहो थिंक टैंक्स का पोजीशन। तीसरी बात की एजेंडा नहीं होना चाहिए, मतलब एजेंडा फिक्स होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी है, और उसको कैसे सपोर्ट करना है। जैसे अभी मैं बार बार फर्टिलाइजर की बात करूँ कि वो थोड़ा सा टॉप ऑफ माइंड हो गया। एक स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन बेसिक ये है कि कोई भी अगर स्टेट है और वो यूरिया फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कम किया, तो जितना भी सेविंग्स है उसका 50% स्टेट को आएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है। उसको कैसे सपोर्ट कर ले, और उसको कैसे सपोर्ट करें इन अ वे दैट incomes do not go down, yields do not go down, costs go down farmers के लिए। That is the role of how think tanks should. Think tanks also should work with ये जो जितने भी फूड कंपनीज है या एग्रीटेक कंपनीज है, मोस्ट ऑफ देम अभी भी सोच रहे हैं कि कॉस्ट कैसे कम करे, रेवेन्यू कैसे बढ़ाए। नोबडी इज लुकिंग एट क्लाइमेट पैरामीटर्स। तो उनको जितना भी मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ठीक है, आज आप रेवेन्यूज देख रहे हो, मार्जिन्स देख रहे हो, जो भी आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, पर अगर आप क्लाइमेट इंटीग्रेट नहीं करोगे तो 5-10 साल में तो मतलब जितना भी आप रेवेन्यू सोच रहे हो वो नहीं आने वाला है। तो उनको ओपनली देते, जैसे आईटीसी, उनके पास बहुत ही बड़ा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम है। They are looking to us and we are talking to them. We have shared some science with them. They've come and visited the field. Hopefully, if they are convinced, then they will take the science to their farmers. But as much as you can do, और ये लोगों का जो ऑब्सेशन है ना, लोग नहीं लोगो LOGO का ऑब्सेशन है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। Sure. Thank you, Hisham ji. And just we have about 8 minutes left, so I just ask for closing remarks from everyone. हमारी
Personally, it was a very insightful discussion from all of you. Just from a closing remark perspective, पुष्पेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं कि आपकी सबसे दो बड़ी चैलेंजेस क्या हैं? अगर आप सोचो कि आप 600 किसान 1200 हेक्टेयर से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर अडॉप्ट करने के लिए सबसे दो बड़े चैलेंजेस क्या हैं? उसको अगर पहले हम फिर एक डॉक्यूमेंट में उसको फाइल करके एक वाइट पेपर निकालना चाहेंगे, इंक्लूडिंग वो पार्टनरिंग विद सत्वा एंड EDF on dissemination of this information, including Avana, which has a very big forum. तो पुष्पेंद्र जी आपसे शुरू करते हैं कि आपके दो बड़े चैलेंजेस क्या हैं आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे क्लाइमेट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने के लिए या फिर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने के लिए? क्लाइमेट के लिए बात करें तो फर्टिलाइजर की अभी बात हो रही है, तो फर्टिलाइजर को अगर ये सर ने अभी बोला था पीएम प्रोग्राम में जो जिस दिन लॉन्च हुआ था वो दिन मैं एज ए पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इसमें क्या होता है कि 50% जो लेस देन होता है यूपी गवर्नमेंट का या अदर स्टेट का, उसमें अगर 50% हम किसान तक पहुंचा सकें, ठीक है, तो कहीं तक अच्छा होगा। वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी न किसी तरीके से किसान को दिखना चाहिए, ठीक है। अभी तक उस पर मुझे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन स्कीम अच्छी है, अगर इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा और ये क्लाइमेट पे भी बहुत अच्छा असर डालेगा, क्योंकि 50% बहुत होता है और 50% अगर क्लाइमेट को बचाया जाए तो काफी तो बहुत हद तक हम बच सकेंगे। दूसरा पॉइंट जो आपका रहेगा वो वाटर पे, पानी पे, अगर पानी को हम बचा सके तो वो काफी ज्यादा सहायक रहेगा एग्रीकल्चर। देवरंजन सर, आपके दो चैलेंजेस जो आपको लगता है हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है एंड फ्रॉम अडॉप्शन ऑफ मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। श्योर अलग, मैं दो सिस्टम लेवल पाथवेज की सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक यू नो देयर आर टू पाथवेज व्हिच यू कैन थिंक अबाउट ए सिस्टम लेवल कि वन इज स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन। कभी हिसाम सर बोल रहे थे ना कि वहाँ पे एक कोलैबोरेटिव अप्रोच जरूरी है, बिकॉज एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग देयर ओन एफर्ट, बट हमें बहुत क्रॉस लर्निंग करना है, लेकिन डुप्लीकेशन एफर्ट्स में बहुत सारे एग्री टेक स्टार्टअप्स का बहुत सारे फंड डुप्लीकेशन में चला जाता है। तो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी जिसमें सिविल सोसाइटीज, फार्मर्स, एपीओस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस वो रहेंगे, चाहे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में इतने जो काम हुआ है, हाउ कैन पीपल शेयर विद सक्सेस और फेल्यूर, वो दोनों को शेयर करें, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी करें जहां पे लोग ट्रस्ट करके उसको शेयर करें, उसको एंकर करें वहां पे। सेकेंड एक मेजर पिलर है अलग, ये सॉल्व करने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट की हमें डाटा और टेक्नोलॉजी, ये एक नॉन नेगोशिएबल टूल है। इकोसिस्टम लेवल में हमें वो डाटा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइमेट स्टिल ए डाटा लेस थिंकिंग। फार्मर को सोच रहा है इनकम, हम सोच रहे हैं क्लाइमेट। डाटा जो दोनों की थॉट प्रोसेस को जोड़ेगा, तो हमें हर एक ग्राउंड लेवल में, चाहे बॉटम अप अप्रोच से हो, हमें डाटा दिखाना है। एक जीपी लेवल में डाटा होना चाहिए जो फार्मर डिसीजन ले सके, क्लस्टर लेवल में जहाँ पे कॉर्पोरेट ले सके कि मुझे कहाँ से खरीदना है, कौन सा वाटर सेंसिटिव क्रॉप है, वो सारे, और गवर्नमेंट भी अपना पॉलिसी लेवल में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी आई थिंक फार्मर और बाकी बहुत सारे टेक कर रहे हैं, वहाँ पे न्यू एज एडवाइजरी सिस्टम में जाना। एआई ऑलरेडी आ चुका है इतना यहाँ पे, उस प्लेटफॉर्म में अगर एआई को इंटीग्रेट करें डाटा में, लॉट ऑफ रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अभी हमें क्या क्रॉप करना है, क्या मुझे स्विच करना है, क्या मुझे प्रैक्टिसेस फॉलो करना है। ये तीनों चीज वहाँ पे दो में, एक है कि आई थिंक कोलैबोरेटिव एक्शन एंड सेकंड डाटा एंड। ये अगर हम सिस्टम लेवल में करेंगे, आई गेस विल लार्ज हद तक हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू देवरंजन जी। हेमंत सर, आपके पॉइंट। मेरे लिए तो बेसिकली पहले तो मैं क्लाइमेट चेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। कोई भी स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट तो उसके लिए जिसका बहुत बड़ा बिजनेस ऑलरेडी है, तो आईटीसी के लिए वो थ्रेट होगा, पर एक स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो पहला तो मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि मैं थ्रेट नहीं देखता हूँ, मैं तो अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। तो हमारे लिए जो मेजर चैलेंज है वो एक तो मार्केट का ही है कि जितना जल्दी मार्केट हमको क्या होता है कि मार्केट अगर आपको सिर्फ प्राइस पे इवेल्युएट करता रहता है तो कई बार इट टेक्स टाइम एंड क्योंकि हमें तो मार्केट में ही काम करना है। जैसा देवरंजन जी ने बोला कि किसान तो प्राइस देख रहा है,
तो हमको मार्केट को अलाइन करना है, अपने सब स्टेक होल्डर्स को अलाइन करना है, वही उसमें हमारा समय जाता है। और दूसरा गवर्नमेंट के साथ कैसे काम करें, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, पर उसके साथ काम करना भी एक बहुत बड़ा कठिन काम है। तो वो एक कैपेबिलिटी है जो हर एक स्टार्टअप में नहीं होती, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज रहता है स्टार्टअप का गवर्नमेंट के साथ में काम कर पाना। तो ये दो चीज मुझे लगता है जो बहुत लार्जर उसमें है, पर मैं क्लाइमेट को चेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, क्योंकि एक स्टार्टअप उसमें अगर सॉल्व कर लेता है उस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। Hisham ji, Hisham sir, any final thoughts, final remarks on the opportunities or the challenges you see? Sandeep, आप mute पे हैं. Okay, no worries. Sandeep sir, maybe we can close out the conversation with you. Oh, Hisham ji is back, so please. So just have a bad cough. Sure. So basic message है कि whatever you do in agriculture, you have to have farmers first approach. Farmers first approach कहने के लिए तो बहुत अच्छे है, but what does it actually mean? उसका मतलब ये है कि you have to start with increasing farmer incomes or reducing costs. Whatever you do has to deliver that. Second is, at a minimum, you have to secure yields. मतलब yields कम नहीं होना चाहिए. If it goes up, that's good, but it must never go down. And then the third is, do whatever you're doing with science that says this is why it's good for the environment. I say this because many times we look at only one or two of these things. We have to look at all three. And that should be the approach for a foods company, for an FPO, for a government, for a think tank, for an investor, for anybody. Very interesting, sir. I kind of agree, sir. मैंने पहले 4.5 साल बहुत स्ट्रगल किया था, और मेरी एक ही इंसाइट थी मेरी पहले की जर्नी और आपसे जर्नी, जैसे कि किसानों से खरीदना बहुत इजी है, उनको बेचना बहुत मुश्किल है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक किसान आपका कंज्यूमर है, ट्राई टू बी लाइक वो पार्टनर है। अगर जहाँ वो इंसाइट आपके दिमाग में आ जाती है ना, वहां से बेसिकली मुझे लगता है हमारी कंपनी की ट्रैजेक्टरी या मेरी पर्सनल ट्रैजेक्टरी बहुत चेंज हो गई, जैसी वो मुझे समझ आ गया एक इंसाइट इन माय ओन जर्नी। Sandeep sir, over to you for the final remarks and kind of closing out the discussion. Number one, I think the overall discussion gives a sense of hope. यहाँ पे I think listening to both Hemant sir and to Pushpendra, I think was very valuable, because they are giving inputs from the field which give us a pathway to build businesses. So I think this, from a standpoint of entrepreneurs that are listening to this roundtable and reading the white paper, I think one of the things that will come out is the opportunity is there. I think there are 2 points that got raised in my view. One was the need for patient capital, and I think that is a clear message that investors need to take. If you are investing in this space, you have to think differently than if you are investing in a B2B SaaS company or a technology company. So I think there is a different type of investor, a different thought process in screening companies. When we look at companies, obviously the person is the most important thing when we make an investment thing. I don't think that will be any different whether you are doing agriculture or whether you're doing a B2B startup. But beyond that, there is a very different way to build agriculture companies. I think that was a very important thing, and there is a patience is an important part of that. I think the second point that I took away from this is the need for the ecosystem being fully aligned. And the biggest, I had made a point at the start that Suminter had to actually go outside of India. There was the reason behind that, and it sort of ties back to the point that was just made, as working with the government, because the government is a very important part of the ecosystem, and I would say in some ways the largest player in the ecosystem. So what happened was, we were doing organic farming in India and exporting globally, and it was working very well. And one day the government decided that in certain commodities, the price was going too high. We had a crop failure in ginger, for example, in Mizoram. So they
put a cap on exports of ginger and stuff like that. There were 2 or 3 instances, and that sort of inconsistency on the part of the government in maintaining policies had a very significant impact on our ability to deliver, which caused us to go to Africa and start building, an opportunity there. And yes, in one way, I can argue that it was good for the company. You are de-risking your business, and you're taking India outside. But it did mean a reduction in the opportunity for the India farmer, right? We are working with 20,000 farmers in Uganda. Those could be 20,000 more farmers in India. So I think those are the things that, again, from an ecosystem perspective, the role of the government and how we engage them. And to be, again, take the example of the IT industry, where the government was an enabler and let the private sector grow the sort of industry. I think maybe not across all of agriculture, wheat, rice, we will still have those issues but at least in other parts of agriculture, in cash crops and so on, I think the government needs to rethink about its place in the ecosystem and view itself more as an enabler and let the private sector, and again, thinking of the FPO, I'm thinking of the FPO as a private sector, really think of them as the true doers and government as an enabler. Absolutely. So that brings us to the close of the discussion, and thank you. I know it's a Friday. आप सबने 2 घंटे अपने सुबह के हम सबको डेडिकेट किए और ये डिस्कशन भी किया है. Personally, it's everything went so flawlessly. We will, as next steps, we will do 2 things. One is we will share notes from our discussion today for you all to reflect on, and the second thing, we'll come up with the white paper, and hopefully we can also release the video based on how Avana wants to proceed with this. So thank you, Pushpinder ji, especially आपके लिए. मुझे पता है आप अभी भी फील्ड में होंगे and taking your 2 hours, and thank you for all of us taking your time. Thank you, and that's my concluding thing. And over to you, Vartika, any last hygiene checks required. आलेख, आपने सब कवर कर दिया. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए. And like Alek mentioned, we will follow up with something from this roundtable soon. Videos, excerpts, and some reports that we will be looking to develop. Thank you so much. Thank you so much for all your efforts and all your insights for this enriching discussion. Thank you. Always a pleasure. See you next year in different formats. Thanks. Thank you. Thanks, everyone.